गुड आफ्टरनून सर। हाँ बात है। हाँ, बात। गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टार्ट करें भाई। गुड आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून सर। चलो स्टार्ट कर देते हैं। आ जाएंगे लेक्चर। सो आज बस 30 क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। कल मॉर्निंग में पूरा पेपर कंप्लीट कर देंगे। सो विद इन 2 days we complete our one test paper, 1 year test paper. गुड आफ्टरनून। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं अभी। अब जल्दी स्टार्ट करेंगे। कुछ आप लोग अपने इनपुट्स दोगे, कुछ मैं अपने इनपुट्स दूंगा, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसमें ही ट्रिक्स वगैरह जो भी होंगी सब इसमें लगा के देखेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन, द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। चलो भाई आगे देखते हैं पहले। सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट the right to issue directions to the RBI in public interest. The governor of the RBI draws his power from the RBI Act. ये एक्ट कब आया था? आरबीआई एक्ट कब आया था? 1934। ठीक है, बोलते रहो। अपने अपनी माइक भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, बोलते रहना है, जो जो पूछेंगे उसमें बोलते रहना। तो सबसे पहले मेरे को
यहाँ पर द आरबीआई ऑफ द गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या ये पॉइंट ठीक है मेरा? फर्स्ट स्टेटमेंट। यस सर। हाँ जी सर। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कुछ कमिटीज वगैरह होती है क्या इसमें कुछ, या फिर ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने ऐसे मेंशन कर दिया कुछ, अगर उसको मेंशन कर दें यहाँ पर एसीसी, तो क्या ये ठीक होगा? एसीसी का मतलब क्या होता है? अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट। ठीक है। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बोर्ड होता है, जो कमेटी थे, ये उसका नाम है जिससे आरबीआई अपॉइंट होता है। ठीक है, उससे गवर्नर अपॉइंटमेंट होता है। तो ये ध्यान रखना है, ये भी डायरेक्ट पूछेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह अगर बोल दे कि भाई अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, तो आपका ऑप्शन वहां पर ठीक करना है। ठीक है। इसके बाद सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस लिखे गए हैं आपके? नो आरबीआई सर। क्या है हमारा? आरबीआई क्या है? स्टेटरी बॉडी है हमारी। ठीक है। यस सर। तो ये कहाँ से आती है भाई? ये हमारी जनरली एक्ट से आती है, एक्ट 1934। सेक्शन भी उसमें 7 या 8 सेक्शन मेंशन कर रखा है, तो उस टाइप। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता लगा कि ये स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग हो गया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है ऐसा कुछ भी, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, द गवर्नर ऑफ द आरबीआई ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट। थर्ड स्टेटमेंट ठीक है मेरा? बताओ। हाँ जी यस सर। सर। ठीक है। तो अगर सेकंड वाला भी अगर ऑप्ट कर लेते हैं आप कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो भी आपका आंसर निकल सकता था। ठीक है। तो ये भी आपको एक फोकस्ड होकर देखना है कि कौन से वर्ड के थ्रू आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, एंड देन यू फाइंड द आंसर। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई स्ट्रक्चर बता पाएगा जो आरबीआई का उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? क्या क्या होता है उसमें स्ट्रक्चर में? मैं जानना चाह रहा हूँ कि भाई स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले जैसे बन गया यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड, फिर उसके बाद क्या बना यहाँ पर? गवर्नर, और उसके बाद क्या बनेगा? डिप्टी गवर्नर। ठीक है। आरबीआई का मेजर काम क्या है? आरबीआई क्या करता है? मॉनेटरी मॉनेटरी पॉलिसी पॉलिसी बनाना। को कंट्रोल करता है। मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है। ये एक मिनट भाई। हेलो। हाँ जी सर। म्यूट पे हो सर आप। यस। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा। विद रेफरेंस टू द कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है। अब इस स्टेटमेंट में सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए कैजुअल वर्कर्स क्या होते हैं। कैजुअल वर्कर क्या होते हैं? इनफॉर्मल बताओ। वर्कर्स। इनफॉर्मल सेक्टर में जो काम करते हैं या वर्कर काम करते हैं वो होते हैं कैजुअल वर्कर्स। ठीक है।
अब कभी भी एक ट्रिक ये है आपके पास में, कभी भी ऐसे सिमिलर दो स्टेटमेंट आते हैं मोस्टली क्वेश्चंस में, अगर ऐसे कोई दो स्टेटमेंट सिमिलर आते हैं तो उनमें से एनी वन, एनी वन, मैं आप लोगों को एक पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा इसके बाद में, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस को टैग कर दिया है वहाँ पर 2011 से लेकर 25 तक का। तो जब भी ऐसे कभी क्वेश्चन आते हैं, ऑल कैजुअल वर्कर्स, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड, सेम सेम लग रहा है ना, तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, तो उसमें से कोई एक ही स्टेटमेंट ठीक होगा, मतलब इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट अभी ठीक। अभी देखते हैं चलो उसको। ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कवरेज। सबसे पहले तो मेरे को हिंट मिल गया कि ऑल आ गया भाई दोनों में। हमने ऑल का एक कवर किया था जिसमें नेगेटिव सेंस हमने उसको पढ़ा था, ठीक है। तो ऑल आ गया, तो चलो ठीक है भाई, दोनों तो गलत नहीं होंगे क्योंकि एक तो ठीक होना ही है अगर सिमिलर थी गया है तो। ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, क्या ये जरूरी है? ईपीएफ जो हमारा होता है, प्रोविडेंट प्रोविडेंट फंड जो होता है, क्या वो जरूरी है सब लोगों का यहाँ पर, तो जो भी कैजुअल वर्कर्स होंगे उनका कटना? नो सर। हाँ। सर जो कंपनीज रजिस्टर्ड होती है उन पे ये चीजें इम्प्लीमेंट होती है मोस्टली। जिस कंपनी में 20 एम्प्लॉय से ज्यादा एम्प्लॉय रहेंगे, वर्कर रहेंगे, वहां पर ये कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस ट्रैप में नहीं फंसना है कि सबका ही वहां पर जो पीएफ वगैरह वो कटेगा, नहीं भाई। सैलरी का भी देखा जाता है और बाद में कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी देखा जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई सबका पीएफ कटेगा कटेगा। अभी जैसे ये जोमेटो वोमेटो में काम कर रहे हैं लोग, उनका नहीं करता, उस टाइप का बता रहा हूँ। सेकंड, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट, क्या ये करेक्ट है? करेक्ट होना चाहिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास में क्या हुआ था, जो हमारा फैक्ट्रीज एक्ट आया था, या फिर हमारा जो मिनिमम वेजेस एक्ट आया था, ठीक है, उसमें क्या बोला गया कि भाई जो वर्किंग आवर्स है हमारे, या फिर ओवर टाइम जो है, ओवर टाइम प्रोविजन जो है, वो यहाँ पर मिलना चाहिए हमको। जो पेमेंट होता है वो टाइम पेमेंट या वर्किंग आवर्स होते हैं, उनके रेगुलर एक फिक्स होना चाहिए कि इतने से वर्किंग आवर्स, इतने वर्किंग आवर्स में काम करेंगे, और एक ओवर टाइम पेमेंट फिक्स होना चाहिए। उस टाइप का एक स्टेटमेंट था, तो ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ पर ठीक रहेगा, ठीक है। थर्ड देखते हैं, द गवर्नमेंट कैन बी, कैन आ गया, ठीक है। कैन का स्टेटमेंट जनरली क्या होता है हमारा, ठीक होता है। द पॉजिटिव। गवर्नमेंट कैन, हाँ, कैन बाई अ नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एन एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री शेल पे वेजेस ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट। भाई अब कैश वाला सिस्टम तो खत्म हो गया ना ऑलमोस्ट हर जगह पे, बैंक अकाउंट में तो पैसे आते हैं सबके। यस सर। तो यस सर। उसकी वजह से अब इसका कोई आपसे एक्ट भी पूछ ले या फिर किसके रेफरेंस से आया, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इसके रेफरेंस से आया है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ठीक है। समझ में आया ये वाला? यस सर। तो यस। इसका आंसर अपना 2 and 3। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। Which among the following steps in most likely to be taken at the time of economic recession? सबसे पहले तो रिसेशन का मतलब बताओ मुझे कि रिसेशन क्या होता है, और रिसेशन में अपनी गवर्नमेंट क्या करती इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। है? हाँ। मॉनेटरी पॉलिसीज जो होगी वो लूज मॉनेटरी पॉलिसीज होगी। सर रिसेशन बेसिकली स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमी होता है, तो उसमें एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज की जाती है, फिस्कल ग्रेट। एंड मॉनेटरी। वहां पर सबसे पहले एक्सपेंशनरी जो पॉलिसी होती है उसको बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि डिमांड बढ़ाने के मेजर्स को हम लोग एक्सपेंशनरी पॉलिसी बोल रहे हैं, डिमांड मेजर्स बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, कट इन टैक्स रेट्स accompanied by the increase in interest rate। अब ये वाला स्टेटमेंट मुझे बताओ भाई, कट इन टैक्स रेट कंपेयर्ड बाय द इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, कि भाई अगर मेरे पास में कोई लो डिमांड है और लो इन्वेस्टमेंट है और लो ही ग्रोथ हो रही है यहाँ पर, ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट रिसेशन में आएगा? ये तीनों मेरे पास रिसेशन में आएंगे, लो डिमांड, लो इन्वेस्टमेंट, लो ग्रोथ। टैक्स रेट नहीं होगा क्योंकि फिर इजीली फंड्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो इसलिए गलत है ये वाला पहला स्टेटमेंट। नहीं, पहला स्टेटमेंट तो गलत है, अभी मैं उस पर नहीं गया हूँ, मैं रिसेशन इकोनॉमिक रिसेशन की बात कर रहा हूँ। इसमें लो डिमांड, लो इन्वेस्टमेंट, लो ग्रोथ, क्या ये पार्ट है इसके रिसेशन के? हाँ सर यस ये पार्ट सर। है। ठीक है ना? तो ये पार्ट है, तीन चीज याद रखना है, लो डिमांड, लो इन्वेस्टमेंट, लो ग्रोथ, ठीक है। इसके बाद में जो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आया था, कट इन टैक्स रेट्स बाय द इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। भाई अगर टैक्स रेट जो मेरा इसका डिमांड है वो क्या हो रहा है यहाँ पर, बताओ मेरे को इसका।
क्या कौन सा सर चीज कम टैक्स करेंगे? रेट कम करेंगे तो क्या कहते हैं, तो मनी लोगों के फ्लो पास बढ़ेगा डिस्पेंसेबल इकोनॉमी में। इनकम बढ़ जाएगी। क्या कह रहे हो निश्चित? मैं बोल रहा हूँ टैक्स रेट कट करेंगे तो लोगों के पास डिस्पेंसेबल इनकम बढ़ जाएगी, तो डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी यहाँ पर या घटेगी? टैक्स टैक्स रेट कट करने से। बट हाँ, टैक्स रेट इंटरेस्ट कट रेट करने से। इंटरेस्ट रेट हाँ बढ़ा भी रहे हैं साथ में। हाँ, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं ना यहाँ पर। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होगा? बोरोइंग्स हमारी क्या होंगी? कॉस्टली हो जाएंगी, इसके साथ डिमांड हमारी डिप हो जाएगी, गिर जाएगी। उस सेंस में ये हमारा गलत रहेगा यहाँ। सेकंड है इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, इसका बताओ मुझे। सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट आएगा, तो ये सही होना चाहिए। यस हाँ, ठीक है। सर। इन्वेस्टमेंट क्योंकि बढ़ेगा तो जॉब जॉब विल डायरेक्ट, इंक्रीज। हाँ डायरेक्ट डिमांड की बात कर रहा है। सही, मोना बिल्कुल सही बता यस रहे हो। सर। गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या होगी यहाँ पर? ज्यादा होगी, जिससे जॉब्स क्या होंगी? ज्यादा होंगी। और हम्म। इनकम क्या होगी? वो भी ज्यादा होगी, और डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। ये कौन सा सोल्यूशन होता है हमारा? यस इसका क्या नाम होता है इसका? ये सुना है आपने कभी? बताओ क्या होता है? किस चीज़ का नाम सर? अरे मेरा ये पेन क्यों गिरा? मेरी आवाज वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों सर आपकी इको एको क्या हो आ रही रही है है? आवाज़। को? हाँ यार वही ना, तो ठीक आ रही है। हाँ, आप सही है। ठीक है। तो इसका जो सेकंड वाला जो मैं बताया यहाँ पर, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन द पब्लिक प्रोजेक्ट्स, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? एक वर्ड है यहाँ पर, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, केनेजियन इफेक्ट। केनेजियन सॉल्यूशन। ये पढ़ा है आप लोगों ने? हम्म। केनेजियन सॉल्यूशन, जय, हाँ जी सर। पढ़ा है? हाँ मतलब ऑप्शन में तो पढ़ाइए। हाँ, ठीक है। फिर इसके बाद में इंक्रीज इन टैक्स रेट्स रिकमेंडेड बाय रिडक्शन ऑफ द इंटरेस्ट रेट, ये क्यों गलत हुआ? क्योंकि यहाँ पर इसने क्या बोला? टैक्स इंक्रीज हुआ है और डिमांड क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। इंटरेस्ट क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। और डिमांड क्या हुई? इंक्रीज हुई, जिसके रेफरेंस से एक स्टेटमेंट गलत हुआ है हमारा। देन द फोर्थ वन, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। भाई अगर मैं इसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग करूंगा कोई, तो क्या होगा उससे? गिरेगी। डिमांड क्या होगा फिर उससे? और गिर जाएगी मेरी। भाई गवर्नमेंट में अगर मैं गिरेगा, स्पेंडिंग गिरेगी, तो डिमांड मेरी और ज्यादा गिरेगी। तो ये कनेक्ट नहीं करेगा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब एक चीज और बताता हूँ फिर से। ये दो स्टेटमेंट आप ऑब्जर्व करो, सिमिलर थीम्स पे ऑब्जर्व स्टेटमेंट थी। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, इंक्रीज इन टैक्स रेट्स रिकमेंड बाय द रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। दोनों कहाँ से स्टार्ट हुए? इंक्रीज इंक्रीज। सिमिलर थीम्स टर्म्स आई, दोनों में से कोई एक ठीक होना था, तो इसका आंसर हमारा बी ठीक हुआ है। ठीक है, तो ये भी है कि आप लगा सकते हो इसके अंदर। देन इसके बाद में आपका जो क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर, थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड, मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज इफ। भाई ये बोल रहा है भाई, किसी मार्केट की किसी गुड की मार्केट डिमांड कब बढ़ेगी, ऐसे बोल रहा है ये क्वेश्चन में। तो फर्स्ट है प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस। बताओ इसका कुछ है? या फिर प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस। फिर से देखो यहाँ पर क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट आपके सिमिलर थीम, सिमिलर ऑप्शंस हैं, तो कोई एक ठीक होगा यहाँ पर। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस। इसका बताओ मुझे भाई क्या हो सकता है? सर ये सही है, क्योंकि जब सब्स्टिट्यूट का प्राइस इंक्रीज होगा तो कंपैरेटिवली ये हाँ, सस्ता होगा, तो बताओ। लोग इसको ज़्यादा खरीदेंगे, तो इसकी डिमांड इंक्रीज होगी। डिमांड यहाँ पर बढ़ जाएगी, तो ये ठीक होगा। सेकंड वाला, प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस। अब कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है वो। तो कॉम्प्लीमेंट में अपने क्या होते हैं? जैसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट में गुड्स की बात करते हैं मेनली। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट गुड्स कौन कौन से होते हैं? कार एंड पेट्रोल, चाय प्रिंट और के साथ में इंक हो गया, है ना, इस टाइप का। तो ये हमारे कौन क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट गुड्स होते हैं। तो उसमें तो ये नहीं बनेगी बात यहाँ पर, क्योंकि वहां पर तो डिमांड नहीं बढ़ेगा। अगर पेट्रोल प्राइस बढ़ गया और उसका भाई घट गया, तो कैसे बढ़ जाएगा? ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ पर रॉन्ग होगा। थर्ड स्टेटमेंट है, द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स इंक्रीजेस। थर्ड स्टेटमेंट में, द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। कहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है यार? कौन बीच बीच में बोल रहा है? ठीक है, तो इसमें बताओ मेरे को, थर्ड पॉइंट बताइए। सर इनकम जब बढ़ती है तो इन्फीरियर गुड को कम डिमांड हो जाती है उसकी, क्योंकि आप इन्फीरियर की जगह सुपीरियर गुड्स खरीदना पसंद करते हो, तो इसमें डिमांड डिक्रीज होती है।
बढ़िया, तो ये हमारा यहाँ पर गलत होगा स्टेटमेंट। इसके बाद में इट्स प्राइस फॉल्स, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? सही है सर ये। अगर गुड का प्राइस यहाँ पर कम है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है, तो इसलिए ये प्राइस ये ठीक होगा, तो 1 और 4 इसका आंसर रहेगा, ठीक है। चलो भाई अर्बन देखते हैं, अभी अर्बन पे क्या है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो अपने पास में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है ये क्या होते हैं, बताओ कोई, मोना बताओ क्या होता है। Sir, cooperating banks होते हैं, they're voluntary basis, क्या करते at least क्या 20 करते हैं? members. सब हाँ लोन देते हैं to the members. हाँ, जय बताओ क्या करते हैं। सर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर इशू करते हैं, कैपिटल भी रेज करते हैं। हाँ, हम्म। कैपिटल रेज करते हैं किसके थ्रू, शेयर्स के थ्रू करते हैं। हम्म। और ठीक है, अभी इसका देखो, दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द लोकल बोर्ड्स सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। क्या पॉइंट ठीक है, एक चीज यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली होगी कि दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय द लोकल बोर्ड्स। लोकल बोर्ड का आपने कोई नाम सुना है आज तक? नहीं सर। नो सर। Sir, उसमें कोई भी चीज में लोकल के रेगुलेट कर रहा है, अर्बन लोक कॉर्पोरेटिव बैंक्स को या कोई भी। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या होगा, इंस्टीट्यूशन का कुछ गैप आ रहा है भाई, एक अपना जो ट्रिक सीखा था हमने, इंस्टीट्यूशन गैप, वो गैप नजर आ रहा है मेरे को इस क्वेश्चन में, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर जो इसको लाइक वो करता है तो ये आरबीआई करता है अपना, ठीक है, या फिर कोई भी अपना जो आरबीआई सेटअप करता है और उसके बाद में जो अपना स्टेट गवर्नमेंट या फिर रजिस्ट्रार ऑफ द कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज होते हैं ये इनका मैनेजमेंट करते हैं 2 लोग, ठीक है। तो ये स्टेट मेरा, इसके रेफरेंस से भी मेरा आंसर निकल सकता था यहाँ पर बी 2 और 3, लेकिन एक बार फिर से दोबारा देख लेते हैं आगे। दे कैन इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? अभी ठीक है, लेकिन क्या सही है। शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ जो भी मेंबर्स हमारे सब्सक्राइब, ठीक है, और कैपिटल रेज करते हैं किसके थ्रू, शेयर्स के थ्रू करते हैं, ठीक होगा यहाँ पर। थर्ड पॉइंट है, दे वर ब्रोट अंडर द प्रीव्यू ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थ्रू एन अमेंडमेंट इन 1966। ये स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है किसी जगह पे, क्योंकि ये 1966 में अमेंडमेंट होता, लेकिन ये बना कब था हमारा, 1965। कभी अगर पूछे कि भाई स्टार्ट कब हुआ, 1966 में जाके हुआ था। तो ये भी एक चीज ध्यान रखना है आप लोगों को। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। बॉन्ड यील्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स क्या होते हैं? सबसे पहले बॉन्ड यील्ड्स क्या, सर रिटर्न बॉन्ड पे जो आता है मतलब। बॉन्ड प्राइस, यही होता होगा। profit which मोना आपकी आवाज बहुत हो रही है, मतलब पीछे से आ रही है और आवाज सुनाई दे रही, काफी डिस्टर्ब हो रहा है वहां पर, है ना। तो बॉन्ड यील्ड का इनवर्स होता है बॉन्ड प्राइस यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो, एक छोटा सा मेरे को बताओ कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर, जो हमारा यील्ड होता है ये किस पे डिपेंड करता है? यील्ड हमारा जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? कोई भी मुझे 2 से 3 पॉइंट बताओ। सर इंटरेस्ट रेट पे करता है। बढ़िया, ठीक है, इंटरेस्ट रेट हो गया, और बताओ भाई। एसेट। लिक्विड, बॉन्ड प्राइस। कॉस्ट मार उसकी एक्सपेक्ट फेस फेस वैल्यू या मार्केट वैल्यू से भी अफेक्ट होता है। करता है, और ग्लोबल कैपिटल फोकस, ठीक है। तो यील्ड हमारा होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इंटरेस्ट रेट पे भी करता है, लिक्विडिटी भी करता है, या इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन पे भी करता है, और ग्लोबल कैपिटल फोकस पे भी करता है।
ठीक है, तो ये भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम लोग याद कर सकते हैं। देन अब ऑप्शन पे आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन इसने क्या बताया, एक्शंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व। अब कोई इसमें लॉजिक वॉजिक नहीं लगेगा, लेकिन ये पूरा आपको पता होना चाहिए, तभी इसमें हम लोग कर सकते हैं। तो एक्शंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व क्या हो सकता है इसका आंसर? भाई जो भी हमारे यूएस फेडरल रेट थे वो क्या हुए, हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, जिससे मेरा जो यूएस के बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद में जो इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी होता है, जो इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में चेंज होता है, वो क्या होता है, बॉन्ड, डिमांड और फिर सप्लाई, इन तीनों पे ही इफेक्ट होता है। मैं सही बोल रहा हूँ, बताओ मेरे को कोई, सही बोल रहे हो सर। है ना? जिसके रेफरेंस से मेरा ये स्टेटमेंट ठीक होगा यहाँ पर, और तो कोई लॉजिक नहीं इसमें। यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट इंटरकनेक्टेड मार्केट होती है, जिसके रेफरेंस से ठीक हो रहा है क्वेश्चन। सर इसमें एक ये भी लॉजिक होता है, जैसे अगर फेड अपना रेट कट करता है और इन्वेस्टमेंट्स यूएस में फ्लो इन करती हैं, तो हाँ हाँ इंडियन मार्केट से पैसे निकल जाते हैं, जिससे बॉन्ड फ्लक्चुएट करता है। हाँ, ये भी बोल सकते हैं। सर हॉट मनी वाला कॉन्सेप्ट सर। क्या कह रहे हो मोना? हॉट मनी वाला कॉन्सेप्ट की मतलब फेड टेपरिंग होता है ना सर, कि जैसे कि ये लोग करते हैं तो हाई इंटरेस्ट रेट करते हैं, तो हमारे यहाँ से लोग पैसे विड्रॉ करते हैं, दे इन्वेस्ट इन यूएस में। सो सर एक ये भी होता है इसमें ना, यस, the yield is depend on the price sir, inversely proportional to price. Prices are ये भी increasing मान then सकते yield हैं। is decreasing. Yes sir. ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है एक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहां पर देखेंगे इस स्टेटमेंट को, तो ये क्या करता है भाई, हमारा जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या है, करता है। सही बोल रहा हूँ, आरबीआई हमारा रेपो रेट चेंज करता है, तो इंटरेस्ट रेट में यहाँ पर अपना इकोनॉमी चेंज हो जाता है। बताओ, सर शायद से आपकी आवाज़ भी ना हल्की कट रही है बीच बीच में। मेरी कैसे कट गई यार नेट की आवाज? हेलो हेलो। हाँ सर, आ रही है, अब आ रही है। ठीक है ठीक है, मेरा नेटवर्क इशू नहीं है यार, अभी तो सही चल रहा है नेट तो। मीटिंग मीटिंग तो ली थी। ठीक है, जय एक बार सेकंड स्टेटमेंट को बताओ मुझे एक बार। सर जैसे आरबीआई जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट चेंज करता रहता है, तो उसके हम्म अकॉर्डिंग बैंक्स और बॉन्ड्स, जैसे लोगों के पास पैसा आएगा तभी वो बॉन्ड में डालते हैं, तो टेक्निकली सर्कुलर इकोनॉमी जो है वो अफेक्ट होती है, और हम्म उससे बॉन्ड्स भी अफेक्ट होते हैं। हम्म ठीक है, तो ये स्टेटमेंट में यहाँ पर ठीक होगा, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज के क्वेश्चन आएगा, तो नॉलेज से ही सॉल्व हो पाएगा, इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं लगेगी, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, स्ट्रेट। भाई इसमें क्या होता है हमारा है, तो क्या होता है, जो रियल रिटर्न होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है हमारा। तो इन्वेस्टर डिमांड हाइयर यील्ड हो जाता है, जो इन्वेस्टर डिमांड है वो हाइयर यील्ड हो जाता है यहाँ पर। यही फिर हम, अगर मैं बात करूँ शॉर्ट टर्म रेट्स पे, तो जो अपना ये शॉर्ट टर्म यील्ड रेट होता है ये इंक्रीज होता है, और लॉन्ग टर्म जो हमारा यील्ड होता है उसको एडजस्टमेंट करना होता है, जिसके रेफरेंस से ये स्टैंड मेरा ठीक जाएगा यहाँ पर। अगर आपके पास में बेसिक नॉलेज नहीं है इसका, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अगर इसका बेसिक नॉलेज है तो सॉल्व हो जाएगा, अगर बॉन्ड यील्ड का आपको पता है तो यही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, बॉन्ड यील्ड नहीं पता तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आप लोगों को भाई। ठीक है, ये एक ध्यान में रखना है आप लोगों को। सर इसमें ना एक, अगर जैसे थर्ड पॉइंट की किसी को नॉलेज ना हो, तो ये भी यूज़ हो सकता था, इन्फ्लेशन एडजस्टेड बॉन्ड्स भी आते हैं, तो काइंड ऑफ इन्फ्लेशन हाँ, अफेक्ट करता ही होगा बॉन्ड को, तभी आते हैं, मतलब इन्फ्लेशन वाले। बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, इकोनॉमिक का एक क्वेश्चन हो रही है, कंसिडर द फॉलोइंग फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच ऑफ द अबव कैन बी इंक्लूडेड इन एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। सबसे पहला पॉइंट क्या दिया है इसने, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, क्या ये ऐड करते हैं हम लोग एफडीआई में, इंक्लूड करते हैं, बताओ भाई। यस सर। करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है हमारा, बॉन्ड डेप्थ डेप्थ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट। ठीक है,
ये होता है। तो ये भी इक्विटी में, इसको इक्विटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक। पर फर्स्ट वाला, अब फर्स्ट वाला होता है तो मेरे पास दो ऑप्शन निकल के आ गया, तो इसमें से आंसर होगा या इसमें से आंसर होगा, ठीक है। ये दोनों में से आंसर नहीं होगा अगर फर्स्ट वाला आप लोगों ने देखा। इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस, क्या ये होगा? यस इसमें सर। दिया भी है, सर्टेन कंडीशन मेंशन करके दिया है। यस यस सर। सर। ये यस होगा। सर होगा। आप लोगों ने दो चीज यहाँ पर पढ़ी होंगी, एक एफपीआई पढ़ा होगा यहाँ पर, और यस एक सर। आपने यहाँ पर एफआईआई पढ़ा होगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पढ़ा है आप लोगों ने, हाँ जी सर। है ना? ये उसके रेफरेंस से होता है, एफडीआई के रेफरेंस से नहीं होता, लेकिन उसका पार्ट होता है, तो हम लोग उसको मान मान सकते हैं। मतलब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में स्टॉक, मतलब नो कंट्रोल होता है वहां पर। इफ मोर देन 10% परमानेंटली अपडेट, यस। यस, यस सर, मोर देन 10%। यू आर राइट। हाँ, तो ये भी मेरा पार्ट इसका आंसर का है। तो भाई सेकंड भी आ गया, तो मेरा ऑप्शन तो मेरे को पता लग गया कि 1 और 2, दो ऑप्शन देखते ही आपको पता लग गया कि यार 1 और 2 में आंसर होना चाहिए। चलो फिर भी पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। थर्ड में क्या है? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ये होगा इसमें? होगा सर। होता है ना भाई, ये हाँ पार्टिसिपेट जी डायरेक्ट करते हैं उसमें, तो ये तो होगा यहाँ यस सर। पर। यस सर। नॉन रेजिडेंस एक्सटर्नल डिपॉजिट्स, ये यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जो ऐसे दिस सर इज आपकी आवाज लाइबिलिटी है। बहुत ज्यादा कट रही है। डिपॉजिट करते हैं बैंक में, करते हैं ना, एफडीआई में थोड़ी ना करते हैं वो डायरेक्ट बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं। तो ये तो सामने से दिख रहा है कि भाई नहीं हुआ है, तो अगर फोर्थ भी कट हो जाता फिर भी मेरा ऑप्शन यहाँ पर निकल के आ सकता था, ठीक है। तो इसका आंसर 1, 2 एंड 3 रहेगा यहाँ पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यार मेरी आवाज कैसे कट रही है भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा। नेटवर्क भी मेरा ठीक आ रहा है बिल्कुल। सर बीच बीच में बहुत ज्यादा कट रही है, सर फिर कभी लैग कर रही है। हाँ जब आप लैग हो रहा है। एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो फिर वो एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू नहीं हो पा रहा। क्योंकि वो सारथी का नेटवर्क है ना ये, इसलिए कट रहा है। अभी बताइए भाई। सर अभी ठीक है। आप आगे कुछ होगा तो बताएंगे। हाँ, मैंने चेंज किया अभी इंटरनेट तो। ठीक है सर अभी। ठीक है, 8 क्वेश्चन देखते हैं। द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी इज डेट, इसका मीनिंग क्या है बताओ कोई? अभी तक जिन्होंने बोला वो नहीं, अब कोई नया बच्चा बताएगा इसका। बताओ भाई, डिवैल्यूएशन क्या होता है? डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्या होता है? सर करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है रिलेटिवली जब गवर्नमेंट इंक्रीज करती है बैलेंस ऑफ ट्रेड को। बढ़िया, यहाँ पर वीक हो जाता है, ठीक है। करेंसी हमारी वीक हो जाती है, तो जिससे हमारे जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो थोड़े चीपर हो जाते हैं ग्लोबली, ठीक है। यही होता होगा इसका मतलब, ठीक है। यस सर। हाँ जी इसके बाद improves द competitiveness ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स इन द फॉरेन मार्केट्स, क्या स्टेटमेंट ठीक है ये? यस। यस यस। सर। सही है सर यस ये। सर। ठीक है। इंक्रीजेस द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, क्या स्टेटमेंट ठीक है? इंक्रीजेस मिला द, तो सकता नो है, सर। डिक्रीज करता है फॉरेन वैल्यू डोमेस्टिक यस। करेंसी। क्या होगा? डिक्रीज होता है यहाँ पर, डिक्रीजेस। यस ठीक सर। है। इम्प्रूव द ट्रेड बैलेंस, ये ठीक है। यस सर। सर कर हम कर हमेशा इम्प्रूव नहीं करता, मतलब डिपेंड करता है और फैक्टर्स पे, नेसेसरीली इम्प्रूव नहीं करेगा। ये यहाँ पर क्या करेगा? डिपेंड करेगा। देखो इसमें कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन डिपेंड करेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर और टाइम लैग के ऊपर, ये वहां पर डिपेंड करेगा। तो इस कंडीशन में हम इसको एज अ रोंग ही लेके चलेंगे। तो यहाँ पर एक ही बचेगा, ओके सर। 1 सर इसमें अगर ऐसे आता कि शॉर्ट टर्म में, तब नेसेसरीली कह सकते हैं कि इम्प्रूव करता है। तब बोल सकते हैं उसको, अगर शॉर्ट टर्म में कुछ बोल रहे हैं तब बोल सकते हैं उसको हम लोग, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सिंपल क्वेश्चन आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज बीन द मेन कोर्स ऑफ वॉरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? सबसे पहले तो आपको, ठीक है, इंडिया हैज बीन मेन कॉज ऑफ वरी। कॉज ऑफ वरी का मतलब क्या है यहाँ पर? प्रायोरिटाइजेशन, कि कौन से प्रायोरिटी पे किसको रख रहे हो, उस टाइप का।
ठीक है, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग। क्या ये पॉइंट ठीक हो सकता है यहाँ पर? प्राइमरी इफेक्ट बताना है आपको जो प्रायोरिटी पे है सबसे। भाई ब्लैक मनी होगा, नहीं लग रहा सर। डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू द, बताओ। सर नहीं, ये आवाज सब कट सर रही है आपकी प्रॉब्लम। आवाज़ आपकी। वापस से बार बार जा रही है। क्या करूं मैं, बताओ यार, एक मिनट दो मेरे को। अभी वही सारी है, बताओ यार। आ रही है सर अभी से। ठीक यस है, सर। तो सबसे पहले, डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग। ठीक है भाई, मैं ब्लैक मनी से रियल एस्टेट में जा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन ये मेरा प्राइमरी गोल तो नहीं है, प्राइमरी तो नहीं आएगा यहाँ पर, ये सेकेंडरी में इसको मान सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग अभी होल्ड पे रखते हैं, देखेंगे। इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड परचेज ऑफ प्रीसियस स्टोन्स, ज्वेलरी एंड गोल्ड, ये बताओ। सर ये भी नो सर। प्राइमरी नहीं है। ये भी गलत होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन है यहाँ पर। ठीक है, लार्ज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनिज्म, बताइए। हाँ, नो प्रूफ ऑफ दिस, बढ़िया, ठीक है। और इसमें गवर्नमेंट वरी खुद नहीं करेगी। हाँ, लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स एविजन, बताओ इसका। सर ये होगा। क्योंकि इसमें गवर्नमेंट को भाई टैक्स नहीं मिलता, इसलिए होगा ये, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलता यहाँ पर। ठीक है, रेवेन्यू लॉस हो जाता है उन लोगों को, और जो भी उनका वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर इम्पेक्ट पड़ता है, लो रेवेन्यू। ठीक है, तो मेरा ये पॉइंट एक सटीक बैठ रहा है। यहाँ पर ये वाले पॉइंट्स जो है ये नहीं बनेंगे, क्योंकि ये सेकेंडरी में आते हैं हमारे। अगर यहाँ पर मैं एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पर अगर लार्ज डोनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज आ जाता और ये ग्रोथ ऑफ रीजन नहीं आता, तो ये पॉइंट भी मैं करेक्ट मानता यहाँ पर। लेकिन क्योंकि अभी इनके प्रूफ भी आने लग गए हमारे पास में, बल्क में पैसा जाता है जब पार्टीज को, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ग्रोथ ऑफ रीजन मेंशन किया है, जिसका रेफरेंस यहाँ पर नहीं बन रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जो हमारा रीजनिज्म होता है वो क्या होता है, सोशो पॉलिटिकल फिनोमेना पे बिलोंग करता है, और सोशो पॉलिटिकल फिनोमेना मतलब लैंग्वेज हो गया, आइडेंटिटी होगी, इन चीजों पे काम करेगा, है ना। हाँ, चंदा धंधा सिस्टम। तो ये अपना पॉइंट हो सकता था, लेकिन यहाँ पर रिलीजन का एक पार्ट था, इसलिए हम लोगों ने टैक्स वाले को सेफली चूज किया है, क्योंकि उससे गवर्नमेंट पे इम्पेक्ट पड़ रहा है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट्स। सबसे पहले इन्फ्लेशनरी का मतलब क्या होगा यहाँ पर, बताओ। सर महंगाई हो जाना, मतलब 10 रुपए की चीज 12-15 रुपए की हो जाना। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि, हम ये बोल सकता हूँ कि भाई मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा विदाउट मैचिंग आउटपुट, ऐसा कुछ बोल सकता हूँ। यस सर। हाँ जी, मतलब फॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखते हैं, रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट। तो ये पॉइंट यहाँ पर ठीक होगा कोई? नहीं। क्योंकि भाई गवर्नमेंट वापस पैसे थोड़ी दे रही है हम लोगों को यहाँ पर, उसमें तो क्या होगा, नेट डिमांड इंक्रीज नहीं होगी ना वहां पर, हम्म। तो इन्फ्लेशन कैसे होगा, तो गलत हो गया। बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, ये कैसा है बताओ। सर ये भी नहीं होगा, मतलब ये भी नहीं बॉन्ड्स होगा तो ना, क्योंकि क्योंकि गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पब्लिक से पैसा ले रही है। ठीक है, तो उसमें मनी कहाँ से क्रिएट हो गया, मनी तो क्रिएट नहीं होगा वहां पर कोई भी, सिर्फ ट्रांसफर होगा, अगर बात करेंगे तो हम लोग इसमें, मनी तो क्रिएट नहीं होगा। थर्ड है बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स टू फाइनेंस, अब यहाँ पर बजट डेफिसिट, बताओ इसमें। ये भी नहीं होना चाहिए सर। क्योंकि, क्यों क्यों नहीं होगा, क्योंकि बैंक से लोन, मतलब क्रेडिट क्रिएशन तो हो रहा है,
लेकिन वो क्या हो रहा है, कंट्रोल्ड वे में हो रहा है कि भाई इतना ही पैसा मिला है वहां पर, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर क्रिएशन ऑफ द न्यू मनी टू फाइनेंस एज ए बजट डेफिसिट, ये होगा यहाँ पर। हाँ जी सर, ये होगा, सबसे यस बड़ा सर। फैक्टर यही होता है हाँ, इन्फ्लेशन। क्योंकि क्योंकि पैसे प्रिंट हो रहे हैं यहाँ पर, पैसे प्रिंट हम लोग है ना, इसलिए न्यू पैसा प्रिंटिंग हो गया, हाईएस्ट इन्फ्लेशन हो गया उस टाइप से। ठीक है, हाँ, प्रिंटिंग ऑफ मनी बोलो। चलो भाई ये देखते हैं, ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मनी मल्टीप्लायर ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, इंक्रीजेस विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग, रेफरेंस दिया है इसने। तो सबसे पहले तो आपको मनी मल्टीप्लायर पता होना चाहिए क्या होता है ये। एक जैसे M इक्वल टू 1 अपॉन में CRR प्लस में लीकेजेस, ये फॉर्मूला ठीक है। यस सर। तो CRR अगर इंक्रीज होता है तो मल्टीप्लायर हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है। और लीकेज डिक्रीज होगा तो हमारा मल्टीप्लायर क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पर अगर मैं मेंशन करूं कि CRR हमारा इंक्रीज होगा, तो मेरे पास में जो मल्टीप्लायर है मेरा वो क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। और लीकेजेस को अगर मैं डिक्रीज करूंगा तो मल्टीप्लायर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा मेरा। सही बोल रहा हूँ जय? हाँ जी सर, मैं एक बार हाँ सही बोल रहे हो सर, सुना नहीं मैंने हाँ, जी। सुना नहीं, फिर कैसे सही बोल रहा हूँ? मतलब ध्यान नहीं गया मेरा भी, मैं कर रहा फिर था। इसके बाद में अब फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो इन द बैंक्स। क्या ये नहीं होगा, पॉइंट यहाँ पर बनेगा? नो सर। नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा, बताओ, कोई एक बताओ मेरे को। सर इन्वर्स सर। सर रिलेशन है, तो अगर इंक्रीज होगा सर CRR तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा। हाँ, सर मल्टीप्लायर। बैंक्स को मैंडेटरी ज्यादा पैसा इन रिजर्व रखना पड़ेगा, तो जो मनी फॉर सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो डायरेक्टली मनी मल्टीप्लायर जो है वो डिक्रीज हो जाएगी इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग। हाँ दीपशिका, बढ़िया। यस। ठीक है, सेकंड है इंक्रीज इन द स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो इन द बैंक्स, ये पार्ट सर बताओ। ये भी नहीं होगा, सर ये सेम भी नहीं लॉजिक जो होगा। दीपशिका ने बोला अभी। हाँ, क्योंकि इसमें हमारा जो SLR होता है वो क्या होता है, यहाँ पर इंक्रीज होगा। और हम्म यहाँ पर अपना जो भी बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, एसेट जो भी होते हैं सेफ, वो अपना उसको ब्लॉक करके रखते हैं पैसे को। ठीक है, हम्म, तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत होगा यहाँ पर। थर्ड है इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल, क्या ये स्टेटमेंट ठीक होगा? ठीक है सर, इसमें यस सर। क्यों ठीक सेविंग्स होगा, है। क्या होगा इसमें? सर भाई इसमें अपने जो सर पैसे हम लोग कहाँ बैंकिंग सेव करते सिस्टम हैं, में बैंक में सेव करते हैं ना, इन्वेस्ट करते हैं। बैंकिंग ठीक है, सिस्टम उस में पर्पज पैसे आ के लिए। जाएंगे तो फिर क्रेडिट क्रिएशन बढ़ता जाएगा, तो मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा। हाँ, अब ये स्टेटमेंट देखो कितना ओड दे रखा है यहाँ पर, ये तो होनी नहीं चाहिए। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, इससे क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पर? ये तो इंक्रीज हो रहा है, डिमांड तो बढ़ ही रही है ना यहाँ पर इससे, तो इसका क्या फर्क पड़ेगा? इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये तो ओल्ड स्टेटमेंट दे दिया इन्होंने। तो इस टाइप के स्टेटमेंट आप पहचानते इग्नोर करोगे, बाकी की में आंसर निकालोगे अपना। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज इंक्रीज बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है ये बताओ भाई। सर जब डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो उससे प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, उसको बढ़िया, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहता हूँ। बढ़िया। और उससे इन्फ्लेशन भी वहां पर क्या होती है, बढ़ जाती है। बढ़ यस जाती है सर। प्राइस। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियरी पॉलिसीज, क्या ये पॉलिसीज यहाँ पर आएंगी हमारे पास में? यस। यस हाँ सर। सर आएंगी। ठीक है, क्यों आएंगी? क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंड कर रहा है, यहाँ पर स्पेंडिंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। टैक्स डिक्रीज हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उससे। ठीक है, फिजिकल स्टिमुलस, ये बताओ मेरे को ये क्या होगा? यस सर। सर ये यस भी सर। आएगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट डायरेक्ट पैसा इंजेक्ट कर रहा है, तो वहां पर क्या होगा, डिमांड इंक्रीज बढ़ेगा और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, लाइक सब्सिडी वगैरह की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। फिर थर्ड है इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, ये कुछ नया टर्म आया है, इसका बताओ ये क्या है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन पूछा है, ये किसका पार्ट है? ये है कॉस्ट, बताओ मेरे को, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, जिसकी वजह से सर मैं इसमें convert हो गया। इन्फ्लेशन के साथ इन्फ्लेशन जितनी होती है उसको मैच करके वेजेस बढ़ा देते हैं। हाँ, ठीक है, तो ये हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। और पूछा हमसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन है अभी। फिर है हायर परचेजिंग पावर, ये बताओ मेरे को क्या है इसका भाई, सर पर, यस बताओ। सर। सर परचेजिंग में डिमांड ज्यादा होगी तो फिर भाई डिमांड लोगों पर बढ़ेगी। ज्यादा पैसा और हाँ। ज्यादा ही खर्चा। ठीक है, हम्म, उस टाइप का इसमें। भाई जितना पैसा बढ़े, जितना जो पैसा बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा।
फिर राइजिंग इंटरेस्ट रेट, ये क्या आ गया इसमें कुछ नया? सर ये इंटरेस्ट गलत रेट है सर, सर ये नहीं होगा। है ना? ये नहीं क्योंकि होगा क्योंकि लोन नहीं इंटरेस्ट रेट लेंगे, लोन बढ़ेंगे तो महंगा लोग हो अपने। जाएगा। हाँ। हाँ ठीक है, तो मेरा आंसर यहाँ पर 124। ठीक है, आप लोगों ने प्रैक्टिस तो कर ही रखी है अच्छी खासी, ठीक है, पर इसमें बोल कुछ ही लोग रहे हैं वैसा भी। With reference to India, consider the following statements. अब रिटेल इन्वेस्टर्स थ्रू डीमेट अकाउंट ऑन कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट बॉन्ड्स इन प्राइमरी मार्केट। सबसे पहले तो एक मेरे को दिखा कैन यहाँ पर, ठीक है, तो मैं 50 to 80% श्योर हो गया कि मेरा स्टेटमेंट ठीक होने के चांसेस है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद द नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग is a government securities trading platform of the Reserve Bank of India। ठीक है, अगर मैं कैन के कॉन्सेप्ट को भी लेके चलूंगा तो मैं इन दोनों में से ही आंसर मार्क करूंगा यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम लोग पूरा पढ़ेंगे इसको, कि जो मेरा यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, ये कहाँ पर काम होता है जनरली, इसका कहाँ पर यूज होता है? सर ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसका, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक का। एक्सचेंज में गवर्नमेंट होता है मेरे। सिक्योरिटीज के लिए सेकेंडरी मार्केट हाँ काम करता है ये। ठीक है, तो बेसिकली ये अपना जितने भी यूज होते हैं, बैंक्स हो गए, प्राइमरी डीलर्स हो गए, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स हो गए, ऑथराइज्ड एंटिटीज होगी, वहां पर यूज होता है ये। ठीक है, चलो भाई देखते हैं इसको भी, अभी थर्ड देखते हैं पहले इसमें से। द सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इज जॉइंटली प्रमोटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भाई जॉइंटली प्रमोटेड की बात बोल रहा है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात बोल रहा है, तो ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों लेके आया यहाँ पर। तो इंस्टीट्यूशन का एक गैप आ गया है, इंस्टीट्यूशन का यहाँ पर गैप है, और उसका पेयर इन्होंने रॉन्ग मेंशन कर रखा है। यहाँ पर अपना जो भी रहेगा वो बीएससी ओनली, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इंडिया के अंदर हमारे कौन से चलते हैं, एक एनडीएसएल चलता है, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ये वाला है ना, यही होता है, क्या होता यही होता है सर। है ना? और एक हमारा दूसरा क्या होता है, सीडीएसएल, सीडीएस। ये CDS, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज, ये वाला। दो चलेंगे हमारे बीएससी के अंडर में। और ये क्या करते हैं बेसिकली, जो भी सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम, ये क्या करता है इसका पता है किसी को? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज क्या करता है? सर ये जैसे मतलब एक श्योर नहीं हूं मैं बट बता रहा हूँ, जैसे सीडीएसएल, जैसे हम सिक्योरिटीज ट्रेड करते हैं, स्टॉक मार्केट करते हैं, तो उससे ये क्लियरेंस, सिक्योरिटी क्लियरेंस या फिर मैनेजमेंट में वर्क करता है, नहीं, समथिंग क्लियरेंस नहीं दिस। करता, ये क्या करता है, जितने भी शेयर्स होते हैं, फिजिकल सिक्योरिटीज होती है, फॉर्म में। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करता है, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करेगा आपका। हाँ जी। ठीक है, तो जिस वजह से स्टेटमेंट मेरा ठीक होगा, नहीं ये स्टेटमेंट मेरा गलत होगा क्योंकि इसमें गलत होगा। ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये दो स्टेटमेंट मेरे ठीक होंगे, बी आंसर ये रहेगा इसका। एक चीज और इसमें आपको, आरबीआई हमारा क्या करता है सबसे पहले, भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मॉनेटरी सिस्टम रेगुलेट, ठीक है, बीएससी क्या करता है, स्टॉक मार्केट, और सीडीएसएल क्या करता है, यहाँ पर डिपॉजिटरी करता है। ठीक है, तो एक ये चीज ध्यान रखना है। 14th क्वेश्चन है वाटर क्रेडिट। अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आएंगे। वाटर क्रेडिट क्या होता है? सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए वाटर क्रेडिट क्या होता है। अब मेरे को देखो कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा पहले, कि ये नया टर्म आया मेरे लिए, लेकिन क्वेश्चन पढ़ेंगे। इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ा, इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर द एज ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्ल्ड बैंक। भाई बहुत बड़ी बड़ी दोनों ऑर्गेनाइजेशन दे दी, और ऐसा दिया है कि मतलब कुछ मेजर ही इन्होंने मेंशन कर दिया जैसे, है ना, तो वाटर क्रेडिट का मतलब मेंशन करके और कुछ ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मेंशन कर दिया, तो मुझे कुछ इसमें कपला लग रहा है इंस्टीट्यूशन का। अभी देखते हैं इसको। इट एम्स टू अनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन सब्सिडीज। कभी भी आपके पास में एम आएगा, लिख लो इसको, एम आएगा, ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। ये स्टेटमेंट मैं इतना बोल रहा हूँ 70%, अगर 4 क्वेश्चन में दिया है तो 3 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन में हमेशा ठीक होगा, जिसमें एम ऑब्जेक्टिव आएगा, वो स्टेटमेंट ठीक होगा हमेशा। ठीक है, मैंने एक पूरा पीडीएफ भी निकाल रखा है, वो भी आप लोगों को दे दूंगा। ये स्टेटमेंट हमेशा ठीक होगा यहाँ पर, ऐसा है। ठीक है,
तो मेरे पास में अभी सबसे पहले जो वाटर क्रेडिट का मेरे को मतलब समझ में आया, एक तो मैं अगर थर्ड सेकंड पॉइंट को छोड़ के अगर फर्स्ट पॉइंट भी देखूं, इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। मतलब भाई कहीं छोटे एरिया में पानी के लिए और सफाई वगैरह के लिए शौचालय वगैरह बनाने के लिए हम लोग इसको कुछ लोन वोन दे रहे हैं, छोटा सा क्रेडिट लोन वगैरह को देने की बात बोल रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में। सेकंड में हम लोग, इट एम्स टू एनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वेस्ट नीड्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन सब्सिडीज। कि भाई उसको कोई सब्सिडी पे भरोसा फोकस और उस पर ट्रस्ट ना करने के बजाय उसको कुछ वहां से हेल्प मिल जाए जिससे वो उन पे बेसिक नीड्स पे अपना काम कर ले। तो ये दोनों पॉइंट मेरे को फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट कुछ इंटरलिंक करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन इतना बड़ा इनिशिएटिव तो नहीं बोल रहा है कि भाई इसमें दो दो वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आ जाए। इतने बड़े तो नहीं है यहाँ पर, है ना। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट एक और स्टेटमेंट बन रहा है जिसके रेफरेंस से मैं इसको गलत कर सकता हूँ। ठीक है। और इसके रेफरेंस से मेरा 1 और 3 आंसर आएगा। माइक्रो अब वाटर क्रेडिट क्या होता है, माइक्रो फाइनेंस वाला ही जो बताया। और उसमें छोटे क्रेडिट लोन्स की बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे टॉयलेट बना सकेंगे हम लोग उसमें, कुछ वाटर कनेक्शन दे सकेंगे इन लोगों को, उस टाइप के। तो अपने को सबसे पहले यहाँ पर एक चीज फोकस ये करना है कि इंस्टीट्यूशन को देखना है। 3 क्वेश्चन आए थे, तीनों क्वेश्चन इंस्टीट्यूशन के अभी तक गलत हुए हैं। इसको कौन करता है, इसको करती है एनजीओ। कौन सी, water.org। ठीक है, ये करता है, इसको इसने बनाया है। सर ये मोस्टली जब भी इंस्टीट्यूशन मेंशन्ड होता है तो हाई चांसेस है कि वो गलत हाई होगा। चांसेस है, वो उसको घुमाता है थोड़ा सा। और खासकर दो आएंगे तो वो आपको पक्का घुमाएगा उसमें एक स्टेटमेंट में, ये इसमें चांसेस। मेरा एक डाउट था, जैसे एक तो इंस्टीट्यूशन मेंशन्ड होता है, कभी कभार डिपार्टमेंट मेंशन्ड होता है, जैसे पॉलिटी का कोई। उसमें भी सेम। अगर दो डिपार्टमेंट मिक्स करके दिए हैं तो 100% एक गलत देगा। एक दिया है तो मोस्टली ठीक होने के चांसेस है अभी इस बार। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छोटा सा फिर से टर्म दिया, यूपीएससी के काफी फेवरेट टॉपिक होते हैं ऐसे टर्म्स में। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, ये क्या होता है। सर जब किसी बैंक के सर पास आरबीआई। पैसे। जैसे खोखला हो गया कोई बैंक, तो वो पैसा ले आया किसी बैंक से ना, जाके आरबीआई से पैसा लेके आ गया, हम्म, उसको बोलते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। कि उसके पास और कुछ था ही नहीं और वहां से पैसा मिल गया। ठीक है, जैसे घर में आपके पापा होते हैं वैसे ही, कि भाई कहीं से जुगाड़ नहीं हुआ तो पापा तो कर ही देंगे उस टाइप का। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेज। भाई मैं अगर इसमें एक छोटा सा, एक मिनट। हाँ, पापा का नाम लिया, पापा का ही कॉल आ गया था। तो लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेज। बताइए भाई इसमें क्या हो सकता है, एक ही सर मिनट। सिर्फ गवर्नमेंट और सेंट्रल, क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही करती है ये, और बैंक्स के लिए करता है आरबीआई बस। ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज नहीं होना चाहिए। तो भाई सबसे पहले आपको एक चीज में ये पता होनी चाहिए कि मेरे पास में अगर कोई भी ऐसी एंटिटी है जो भाई नॉन बैंकिंग एंटिटीज होती है, जैसे आरबीआई डायरेक्ट किसी कंपनी को पैसा नहीं देगा, आरबीआई डायरेक्ट किसी इंडस्ट्री को पैसा नहीं देगा। वो तो किसको पैसा देगा, बैंक को देगा। और बैंक किसको देगा, वो इंडस्ट्रीज को और इनको पैसा दे सकता है। तो मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट यहाँ पर तो गलत हो गया पूरा। ठीक है। सेकंड है, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग अ टेम्पररी क्राइसिस। ये पॉइंट ठीक होगा क्या। यस सर। हाँ यस। सर यस। सही है। ठीक है, तो ये पॉइंट मेरा ठीक होगा। क्योंकि अगर बैंक का कुछ सिचुएशन चल रखा है, लिक्विडिटी करंट आ रखा है, तो कहाँ पर ठीक है वो पैसा वहां से ले लेगा। फिर है लेंडिंग टू गवर्नमेंट्स टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट्स। ये पॉइंट बताओ, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा भी है उसने कि लेंडिंग टू गवर्नमेंट टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट्स। ये क्या है, सर ये डेफिसिट, रॉन्ग होगा। डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये रॉन्ग होगा। ये डेफिसिट नहीं डेफिसिट फाइनेंसिंग है। मीन्स ये हमारा मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल फाइनेंसिंग का पार्ट होता है। ठीक है, इसलिए हमारा ये गलत हो गया। हमारा सिर्फ यहाँ पर सेकंड ऑप्शन ठीक होगा।
सर एक मेरा डाउट था इसमें, जैसे बैंकर टू गवर्नमेंट का एक रोल होता है आरबीआई का, और हाँ एक लेंडर ऑफ लास्ट लास्ट रिजॉर्ट होता है, तो कई जगहों पे लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट और बैंकर टू गवर्नमेंट को सेम मान लेते हैं फॉर द गवर्नमेंट। तो अगर जैसे पेपर में ये चीज़ आती है कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट किस किस का होता है, उसमें गवर्नमेंट भी लिख दिया सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसको कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे? यार, अगर आरबीआई आएगा तो बेटर रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को तो हम कंसिडर वैसे नहीं करते हैं, लेकिन अगर ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें यूपीएससी के टर्म्स में, तो वो उसको कंसिडर कर सकता है, क्योंकि यूपीएससी ऐसे आंसर बना देता है कभी कभी। क्योंकि बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, बैंकर ऑफ द वो हाँ, गवर्नमेंट के नाम मान से सकते हैं तो उसको, है ही। क्योंकि इनडायरेक्टली तो भाई उसको लिखते ही ना हम लोग, तो डायरेक्टली शो नहीं हो रहा, लेकिन सामने सामने दिख ही रहा है ना उसका, तो उसको मानना पड़ेगा फिर हम लोगों को। ठीक है सर। सर इसमें आई थिंक थर्ड में ये भी देख सकते हैं कि लेंडिंग टू लास्ट रिजॉर्ट में गवर्नमेंट को कर सकते हैं बट नॉट फॉर द फाइनेंसिंग द बजटरी डेफिसिट। हाँ, यस। इसलिए अगर ये सिर्फ लेंडिंग टू गवर्नमेंट होता तो मे बी करेक्ट हो सकता था। हाँ, लेकिन फाइनेंशियल बजटरी देके उसने थोड़ा सा वो डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए तरफ चला गया ना उसको लेके। यस हम्म। सर। हम्म। अब देखो भाई, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस। आर से मतलब क्या समझ रहे हो? R2 का एक कोड दिया इन्होंने, क्या समझ में आ रहा है? अगर मैं बात करूं, कॉन्स्टिट्यूट अ टूल अवेलेबल फॉर द प्रमोटिंग द एडेप्टेशन ऑफ, क्या समझ में आ रहा है इसको देख के, क्वेश्चन को देखते ही? एनवायरमेंट। इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट, ठीक है। यस। तो मेरा यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग की बात कर रहा हूं मैं। R2, ठीक है। चलो, मेरे को नहीं पता है, रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग भी नहीं पता है। अब पहले ऑप्शन पढ़ते हैं इसको। इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। ठीक है भाई, आजकल चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री चल रहा है, जिसमें हमारा ई वेस्ट साइकिल के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्पोजल की बात करते हैं, सेफ रिसाइकलिंग प्रैक्टिसेस की बात करते हैं। अभी देखते हैं, होल्ड पे रखते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं, इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। भाई ये तो कुछ रामसर के बारे में आ गया, कुछ वेटलैंड स्पेसिफिक ट्रीटी के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर। तो मुझे लगता है, क्योंकि इसने बोला भी है यहाँ पर कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये एक थीम देके, और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। तो यहाँ पर कुछ ये वेटलैंड से रिलेटेड है, कुछ जम नहीं रहा है, ये प्रैक्टिसेस है। हमने प्रैक्टिस ऐसे वेटलैंड में तो कोई प्रैक्टिसेस हमने पढ़ी नहीं है ऐसा कुछ तो। ठीक है, तो इसलिए मैं स्टेटमेंट को तो और करूंगा, यहाँ पर आउट कर दूंगा। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन द कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स इन डिग्रेडेड लैंड्स। भाई कुछ ना कुछ यहाँ पर एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है, और मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में भी ऐसा R2 कोड तो आप लोगों ने शायद नहीं बढ़ाया है, कोई प्रैक्टिस ऐसी नहीं की है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है इसका इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का। डिफरेंट ही प्रोसेस है, क्योंकि मेंस के टाइम पे जब इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट पढ़ते हो, तो वहां पर इसका दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं इसका। तो इस स्टेटमेंट को भी ऐड करेंगे, जिसके रेफरेंस से एक ही बचेगा, वो मेरा ठीक होगा यहाँ पर ए। ठीक है, चलो भाई 17 देखते हैं क्वेश्चन। कोई एक्सप्लेन करेगा इसको 17th को? प्रथम, लाइब्रेरी में हो गया। ओके ओके। ममता, लाइब्रेरी में होंगे बच्चे, ठीक है। तो व्हाई इज देयर अ कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स? क्या होता है भाई कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स? कहाँ पर नजर आ रहा है आपको पूरे क्वेश्चन में देखते हुए? आपको क्या लग रहा है? कुछ पॉल्यूशन रिलेटेड, पोल्यूटेंट रिलेटेड बात करने की कोशिश कर रहा है ये? पॉल्यूटेंट रिलेटेड बात करने की कोशिश कर रहा है, पॉल्यूशन कंसर्न की बात कर रहा है। ठीक है। अब एक चीज और देखते हैं सबसे पहले इसमें, कि मेरे को इन्होंने दे में रिलीज लिथल और दे में रिलीज सल्फर, दो सिमिलर स्टेटमेंट है, फिर से कोई एक तो ठीक होनी है। अब देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, दे में रिलीज लिथल क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट। यार ये लिथल क्वांटिटीज क्या होता है? आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा है लिथल क्वांटिटीज, या लिथल के बारे में कभी पढ़ा है कुछ ऐसा? लिथल कुछ होता है? नहीं सर। ओड हो गया ना स्टेटमेंट। ऑड स्टेटमेंट है। बी ऑप्शन आएगा अगर इसको roll कर दूंगा तो। ठीक है, आगे पढ़ने का नीड भी नहीं पड़ेगा अगर आपको नहीं भी आता होगा तो। ठीक है। दूसरा, एक चीज और बताता हूँ आपको, एक चीज बताता हूँ यहाँ पर, द कॉपर स्लैग कैन, सेकेंड स्टेटमेंट फिर से कैन मेंशन कर दिया है। तो सेकेंड तो मेरा स्टेटमेंट मतलब ठीक ही होना है। दूसरा, यहाँ पर मे, इन वर्ड्स पे भी फोकस करेंगे, मे का भी हमारा 80% चांसेस हाई रहता है ठीक होने का। मे पे, कैन पे, क्योंकि जो इन्वायरमेंट साइंस के क्वेश्चन होते हैं उसमें कैन में बहुत ज्यादा चलता है, और वो बहुत ज्यादा ठीक भी होता है। तो आपको ये फोकस करके चलना है कि अगर कैन में आता है साइंस इन्वायरमेंट के क्वेश्चन में, तो मोस्ट प्रोबेबली ठीक होंगे आपके क्वेश्चंस।
ठीक है, मैं मे को जनरली आपको 60% पे ही बोल रहा हूँ, 70% बोल रहा हूँ कि ठीक होगा, लेकिन अगर साइंस इन्वायरमेंट क्वेश्चन है तो ऑलमोस्ट ठीक होता है वहां पर। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट में देखते हैं कि भाई ये क्या करता है। द कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल्स इनटू इन्वायरमेंट। ठीक है, तो कॉपर जो स्मेल्टिंग होती है हमारी, लेकिन आप ऑप्शन डी मार्क कर देते, लेकिन आपने सबसे पहले प्रथम एक फर्स्ट भी तो देखना है उसमें लिथिल क्वांटिटीज क्या होता है। हाँ, वो मे ऑप्शन वहां पर भी आया है, ये भी सही है। मैंने बताया कि वो आपको चूज करना पड़ेगा, और दोनों सिमिलर टीम थीम्स में तो उनमें एक ही ठीक होगा, ये पक्का है कि दोनों अगर सिमिलर है तो एक ही थीम, एक ही ऑप्शन ठीक होगा वहां पर। ये मैं आप लोगों सर को एक करके दे दूंगा एक पूरा। चीज पूछनी थी सर, जैसे आप कह रहे हो कि जैसे अगर एक जैसे 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसमें मे के 2 स्टेटमेंट है या कैन के 2 हैं या किसी और ऐसे पर्टिकुलर वर्ड के 2 स्टेटमेंट है, तो कितने चांसेस हैं कि एक ठीक होगा एक गलत होगा? भाई उसमें उन दोनों में से अगर ऐसा दो स्टेटमेंट दे रखा है ना, आपको सेम टू सेम दो स्टेटमेंट दे रखा है आप लोगों को। सपोज अगर मैं एक छोटा सा चीज आप लोगों को दिखाऊं इसमें, 1 मिनट दो मेरे को। ये देखो, ये सारे क्वेश्चन वो वाले हैं जिनमें आपके, अब जैसे ये स्टेटमेंट है बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, इनमें से कोई एक ठीक होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, ए लार्ज व्हील विद अर्थन पोर्ट्स टायर्ड टू आउटर एंड्स ऑफ द स्पोक्स, ए लार्जर अर्थन पोर्ट, इनमें से कोई एक ठीक होगा इसमें, सॉरी ये नहीं, ये वाला और ए में से, ए बी और डी में से। ठीक है, सेम फॉर द, इसमें विलेज लेवल है, इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल है। ठीक है, आप नीचे जाके, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन डल गया था इसमें, अनलाइक मोस्ट, ये वाला क्वेश्चन इनमें से कोई एक होगा यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन था हमारा, इट इज अ प्लेटफॉर्म, इट इज अ प्लेटफॉर्म, इन दोनों में से आंसर आएगा इसका। ठीक है, ये वाला फिर से, इसमें अपना ये वाला देखोगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वाला। ठीक है, यहाँ पर डांस है, डांस में से देखोगे। इसके बाद इसमें देखोगे इंटरेस्टेड, अब देखो चारों तीन में इंटरेस्टेड दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा लफड़ा हो सकता है इन क्वेश्चंस में, जब ऐसे 3 क्वेश्चन देगा तो। लेकिन इसमें भी आपका स्टेट लिस्ट और कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी लगा के आंसर निकलेगा, क्योंकि स्टेट लिस्ट और ये सब दे रखा है। ठीक है, दोनों में से एक स्टेटमेंट ठीक होगा, प्रोपोगेशन ऑफ हाउस। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने हैं, ये मैं पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा। इन दोनों में से आंसर आएगा कोई एक, मैनी मार्जिनल फार्मर्स, मैनी मार्जिनल फार्मर्स में से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया इन्होंने, पीपल ऑफ सच एरिया, पीपल ऑफ सच एरिया, दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ठीक होगा भाई। तो ऐसे एक क्वेश्चन नहीं, ऐसे ही मैंने 2011 तक के कम से कम मान के चलो 110 के करीब क्वेश्चन है। ठीक है, और एक स्टेटमेंट ठीक हो रहा है उनमें से, तो उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, वर्ड और लैंग्वेज पे ज्यादा ध्यान देना है मतलब। हाँ उस टाइम पे फिर वर्ड को पीछे रखेंगे और उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। सर एक चीज और पूछनी थी, जैसे हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन होता है कभी कभार, उसमें 3 ऑप्शन मैच मैच लग रहे हैं कि सेम से है या फिर एक रीजन में लाई करते हैं, एक आउटलायर होता है। तो हिस्ट्री के आएंगे, जब हिस्ट्री का बताऊंगा वो मैंने सारे, देर आर 21, अभी मैंने इस क्वेश्चन में भी, इस पेपर में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि हमने कितने क्वेश्चंस में वो चीजें यूज की हैं जो मैं अभी दिखा रहा हूँ आप लोगों को ना। तो ऐसे कुछ 53 क्वेश्चन मैंने इसमें से निकाले हैं जिसमें आपकी ट्रिक्स लग रही हैं। मैं लास्ट में लिस्ट भी दूंगा आप लोगों को, कल जब पेपर पूरा ठीक है। कंप्लीट करूंगा सुबह, तो उस टाइम पे। ठीक है, ठीक है सर, तो ठीक इसका देखते हैं अभी। द कॉपर स्लैग कैन कॉज द लीचिंग ऑफ सम हैवी मेटल्स इनटू इन्वायरमेंट। ठीक है, तो भाई कॉपर स्मेल्टिंग होगी, तो कुछ स्लैग, मतलब स्लैग का मतलब क्या है, कुछ वेस्ट मटेरियल निकला होगा ना वहां से। यस सर। ठीक है, तो उस टाइप की बात कर रहा है वो यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो कैन भी आया और सम भी आ गया था। तो सम का मैंने बताया कि हमेशा ठीक होता है इस इन इन्वायरमेंट और साइंस के क्वेश्चंस में। कैन भी ठीक होता है और मे भी ठीक होता है मोस्टली। तो ये वर्ड्स आपको लिख के रखने हैं जिससे आप आइडिया लगा सकते हो। तो ये मेरा स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक गया है। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट इसने जो बोला है यहाँ पर, कि दे में रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पोल्यूटेंट। ठीक है भाई, कुछ ना कुछ तो वहां पर निकलेगा ही। ठीक है, तो एयर पोल्यूटेंट निकला वहां पर, एसिड रेन, रेस्पिरेटरी इशू, ये सब चीजें आएंगी। तो सल्फर तो वैसे भी हार्मफुल रहता है। ठीक है, तो इस टाइप का यहाँ पर ये स्टेटमेंट बना है कि कोई भी जब कुछ जलता है, कुछ चीजें होती है वहां पर, तो कुछ ना कुछ निकलता है। तो सल्फर मेनली जो पोल्यूटेंट होता है, सल्फर सबसे हाई रेंज पे पोल्यूटेंट निकल के आता है चीजों में से। ठीक है, इसके बाद विद रेफरेंस टू द फर्नेस ऑयल, फर्नेस ऑयल की बात करेंगे। तो फर्नेस ऑयल में यहां पर हमारा कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, सम इंडस्ट्रीज यूज टू इट जनरेट पावर, सम आ गया भाई, इट यूजेस कॉजेज सल्फर एमिशंस इनटू इन्वायरमेंट। मतलब आप मान के चलो कि सम आ गया, तो मैं इस स्टेटमेंट को तो मैं लेके चल रहा हूँ कि भाई ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या बोला, सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरा जो ये ऑयल होगा, तो ये मेरा जो यूज होगा वो बॉयलर्स में यूज होगा, मेरा ये फर्नेसेस में यूज होगा, ये मेरा पावर जनरेशन में कहीं ना कहीं यूज होगा, मतलब थर्मल एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं यूज होगा ही होगा, जिसके रेफरेंस से ये मेरा पॉइंट ठीक हुआ है। देन इट इज प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज। ठीक है, हाँ प्रोडक्ट भाई, फर्नेस ऑयल है तो कहीं ना कहीं ऑयल रिफाइनरी का प्रोडक्ट तो है ये। अगर एक क्रूड ऑयल जो होता है, अगर उसमें देखूं तो मेरे पास में क्रूड ऑयल से डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकलते हैं। उन डिफरेंट प्रोडक्ट्स में क्या क्या निकला? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और फर्नेस ऑयल। ये फर्नेस ऑयल जो होता है ना, ये हैवी रेजिडुअल फ्यूल होता है, हैवी रेजिडुअल फ्यूल होता है ये। ठीक है, इसके बेसिस पे आपका ये वाला स्टेटमेंट ठीक रहेगा, इट्स अ प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट तो है ये क्रूड ऑयल का और उसका। थर्ड है, इट यूजेस कॉजेज सल्फर एमिशंस इनटू इन्वायरमेंट। मैंने बताया कि जब कुछ जलेगा तो कुछ तो निकलेगा वहां पर, तो फिर से सल्फर एमिशन SO2 वहां पर क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, जिससे एयर पोल्यूशन प्लस में एसिड रेन वाला, जिसके रेफरेंस से मेरे ये तीनों पॉइंट यहाँ पर ठीक थे, डी आंसर बनेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा डेप्थ में डिस्कशन करेंगे इसके, क्योंकि मेजर पार्ट्स भी है इसके कुछ, है ना। तो सबसे पहले आपको ब्लू कार्बन दिया है, ब्लू से क्या मतलब समझ में आ रहा है यहाँ पर? वाटर, Ocean. द मरीन एंड ओशन। ओशियन समझ में आ रहा है भाई मेरे को, चलो देखते हैं ओशियन के रेफरेंस से कौन सा आंसर निकलेगा। कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशियन एंड कोस्टल इकोसिस्टम्स। ठीक है, एक ये पॉइंट भी देखते हैं। कार्बन स्क्वेस्टेड क्या है ये, क्या बोलेंगे भाई इसको, क्या प्रोनाउंस, मेरे को प्रोनाउंस बोल नहीं आ रहा, बताओ क्या बोलेंगे इसको? सीक्वेस्टर्ड। ट्विस्टेड। हाँ, इन फॉरेस्ट बायोमास एंड एग्रीकल्चरल सॉइल्स। ठीक है, चलो भाई इसको भी देखते हैं, क्योंकि इसमें कुछ फॉरेस्ट रिलेटेड बात कर दी इसने। तो अभी देखते हैं, क्योंकि ब्लू से तो मेरे को कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। कार्बन कंटेंट इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये भी कुछ मतलब मुझे लगता है कि कुछ फॉसिल वॉसिल के बारे में बात कर रहा है। अभी इस पे हम लोग ब्लू के बारे में नहीं इस पे लेके जा रहे। कार्बन प्रेजेंट इन एटमोस्फियर, भाई वो तो कार्बन तो प्रेजेंट रहेगी, एटमोस्फेरिक कार्बन होता है वो तो हमारा, हमें पता है कि भाई मतलब एटमोस्फेरिक कार्बन होता है, लेकिन ब्लू कार्बन तो नहीं होता वो। तो ये तो पार्ट मैं पहले से अवॉइड कर दूंगा। सबसे पहले, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कार्बन, कितने टाइप्स के कार्बन होते हैं हमारे पास में, बताओ भाई। आइडिया किसी को? देर आर 8 टाइप्स ऑफ कार्बन: ब्लू कार्बन, ग्रीन कार्बन, ब्राउन कार्बन, ब्लैक कार्बन, येलो कार्बन, रेड कार्बन, व्हाइट कार्बन एंड ग्रे कार्बन। ठीक है, अब एक बार इसको वन बाय वन बता देता हूं आप लोगों को। सबसे पहले जो ब्लू कार्बन होता है हमारे पास में, वो क्या होता है? ब्लू कार्बन हमारा मतलब बेसिकली ओशियन और कोस्टल इकोसिस्टम्स के लिए होता है। जैसे एग्जांपल में दूं तो इसका मैंग्रोव्स हो गया, सी ग्रास हो गया, साल्ट मार्सेस हो गया, है ना, इस टाइप के, जो कि CO2 एब्जॉर्ब करते हैं ये। ठीक है, तो ब्लू कार्बन में CO2 ऑब्जर्व करेंगे, ओशियन और कोस्टल वाला आ गया। ठीक है, सेकंड यहां पर आएगा ग्रीन कार्बन, ये नोट कर लो, क्वेश्चन आ सकता है मुझे लग रहा है इसका। ग्रीन कार्बन, ग्रीन जो भी कार्बन होंगे ना वो लैंड बेस्ड होंगे, लैंड बेस्ड इकोसिस्टम होंगे वो। जो भी ग्रीन कार्बन होंगे वो लैंड बेस्ड इकोसिस्टम होंगे यहाँ पर, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, क्रॉप्स, उस टाइप का। ठीक है, और ये जो भी करेंगे ये फोटोसिंथेसिस से अपना कार्बन स्टोर करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आता है ब्राउन, ब्राउन कार्बन, बायोमास बर्निंग। ठीक है, जो भी बायोमास बर्निंग से जो भी भाई कार्बन निकल रहा है, उसको हम लोगों ने ब्राउन यहाँ पर कार्बन बोला है। जैसे क्रॉप बर्निंग हो गया, फॉरेस्ट फायर लग गया भाई, बायोमास फ्यूल्स हो गए, तो उससे जैसे उसके एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है, उसकी जैसे क्लाइमेट पे इंपैक्ट आ रहा है, तो वहां पर वो ब्राउन कार्बन होगा। ठीक है, ब्लैक कार्बन क्या होता है यहाँ पर? ब्लैक कार्बन, Fossil fuel, sir. हाँ, तो ब्लैक कार्बन मेरे होंगे, जैसे हम लोगों ने ये डीजल बर्निंग, कोल, ये सब जो चल रहा है, कंबशन जो भी हो रहा है मेरा फॉसिल फ्यूल का, वो सूट भी बोलते हैं कई जगह पे, SWT भी बोल देते हैं उसको, सूट। ठीक है, उस टाइप का। इसके बाद में ग्रे कार्बन होता है। ग्रे कार्बन जनरली आपका इंडस्ट्रियल एमिशंस लाइक CO2 जो भी होगा, ये कहाँ कहाँ पर होता है? सीमेंट इंडस्ट्री पे हो गया, स्टील एंड पावर प्लांट्स पे हो गया, उस टाइप पे आपका ग्रे कार्बन काम करता है। येलो कार्बन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो ड्राई लैंड और डेजर्ट इकोसिस्टम में होता है येलो कार्बन। येलो कार्बन ड्राई लैंड एंड डेजर्ट में होगा, डेजर्ट इकोसिस्टम में।
सेम फॉर द रेड कार्बन, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द यूपीएससी, लेकिन मैरीन जो भी मैरीन एल्गी उसके लिए, ओशनिक बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होते हैं उनके लिए होता है ये इन डेप्थ में, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेम फॉर द व्हाइट कार्बन, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज करने के लिए व्हाइट कार्बन का यूज होता है। ठीक है, देयर आर द 8 टाइप्स ऑफ कार्बन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ब्लू कार्बन में हमारा क्वेश्चन जो बना था, कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशियंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम्स, ये पॉइंट फिट बैठ रहा है। कार्बन क्या बोल रहा है, मैं बार बार में स्लिप हो रहा है मेरा, एक बार मेरे को बताओ इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे। सेक्वेस्टर्ड, सिक्वेस्ट, सेक्वेस्टर्ड। हाँ ठीक है ठीक है, वो भी है। sequestered। मेरे को बार बार मेरा दिमाग स्लिप हो रहा है। इन फॉरेस्ट बायोमास एंड एग्रीकल्चर सॉइल्स, ठीक है, ये क्या है मेरा, यहाँ पर मेरा ये है ग्रीन कार्बन, क्योंकि लैंडमास है तो ग्रीन कार्बन आ गया। ठीक है, फिर कार्बन कंटेंट पेट्रोलियम बोला तो क्या बोला इसने, फॉसिल वाला, तो मेरा कौन सा कार्बन है ये फॉसिल ब्लैक वाला, कार्बन। ब्लैक ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन। कार्बन। और यहाँ पर ये एटमॉस्फेरिक कार्बन लास्ट वाला, समझ में आ गया कार्बन अब। यस। हाँ, ये क्वेश्चन गलत मत करना भाई। ये लास्ट चलो, वाला वाइट कार्बन हुआ ना सर? लास्ट वाला व्हाइट कार्बन है। व्हाइट कार्बन में हमने क्या ठीक। देखा था, व्हाइट कार्बन में हमारा जो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज की बात करी थी उसने। ओके सर। चलो भाई, अब ये देखते हैं, ये भी कुछ ऐसे ही तोड़ते हैं इस क्वेश्चन को भी, कि इन द नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड। ठीक है, इन द नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन द सरफेस विदाउट सॉइल। भाई, कौन सा ऐसे जीव हैं जो भाई विदाउट सॉइल के मतलब जा रहे हैं, चल रहे हैं ना, ऐसा कुछ, मतलब ऐसा कुछ बोल रहा है कि जो सॉइल पे डिपेंड नहीं करता है, मेनली ये बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले इसने फन बोला है, बताओ मुझे ये क्या है। तो प्लांट जैसा होता है, यस यस। सॉइल पे ये एग्जिस्ट करता है। वस्कुलर प्लांट होता है हमारा। ठीक है, ये वस्कुलर प्लांट होता है, और इसमें सॉइल की तो नीड पड़ेगी ही पड़ेगी भाई, प्रॉपर उसका नीड पड़ेगा सॉइल का यहाँ पर। ठीक है, वस्कुलर होता है तो सॉइल का प्रॉपर नीड पड़ेगा ही पड़ेगा यहाँ पर, तो इसलिए ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ पर कटेगा। ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ पर कटेगा, तो मेरे एक एलिमेंट हो गया, एक एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर रीजन। इसका बताओ मेरे को, ये बताओ, ये आप लोगों को पता होगा सब लोगों को, क्या होता है ये, ये सर ये फंगस और एल्गे। एल्गे और सिम्बायोटिक फंगस। रिलेशनशिप होता है। फंगस, हाँ। यस गुड। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है इनका, जो कि रॉक्स पर ग्रो करता है, रॉक्स पे भी आ जाता है, ट्री पे भी आ जाता है ना, सॉइल का कोई नीड नहीं है यहाँ पर। मॉस बताओ। मॉस हमारा होता है नॉन वस्कुलर प्लांट। वैसे अगर मैं एक चीज बताऊं आप लोगों को, अगर आपको जैसे फर्स्ट वाला कट गया था तो मेरे पास दो ऑप्शन तो बच ही गए थे, उनमें से भी आंसर निकल सकता है, लेकिन एक बार आपको मशरूम का भी पता लग जाएगा तो भी आइडिया आपको लग जाएगा कि इन दोनों में से आंसर है, क्योंकि मशरूम में तो हम लोगों को सॉइल का नीड होता है। मॉस हमारा क्या होता है, नॉन वस्कुलर प्लांट होता है हमारा। ठीक है भाई, ऐसा कोई सॉइल का स्ट्रिक्टली रिक्वायरमेंट नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि ये क्या होता है, डैम्प रॉक्स वहां पर, वॉल्स, ट्री सरफेसेस, इन पे आता है ये। ठीक है, उसके रेफरेंस से मेरा ये स्टेटमेंट ठीक रहेगा। इसके बाद में मेरे पास में आता है मशरूम। मशरूम का भाई आप लोगों को पता है कि फंगस, और हम लोग इसमें क्या करते हैं, नीड क्या है इसका, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर डिकेइंग मटेरियल। ठीक है, जिसकी वजह से ये नहीं होगा, 2 and 3 आंसर आएगा, बोल सकते हैं ऐसा। यस सर। चलो भाई, अब नेक्स्ट देखते हैं। 30 क्वेश्चन कराएंगे आज आप लोगों को, फिर उसके बाद में हम लोग वो करेंगे, क्या बोलते हैं, कल सुबह करेंगे 6 बजे सेशन। चलो भाई बताइए अब, विच वन, क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन प्रिपेयरिंग अ नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट। ये तो सबने पढ़ा है, बताओ मुझे। सर लेमन ग्रास। हाँ, लेमन ग्रास है। कांग्रेस ग्रास कौन सा होता है बताओ, कांग्रेस ग्रास कौन सा होता सर है। ये इन्वेजिव स्पीसीज है। हाँ सर इन्वेजिव स्पीसीज है ये। हाँ, ये हार्मफुल प्लांट है हमारा, हार्मफुल प्लांट है, जिससे एलर्जी वगैरह हो जाती है कुछ, है ना,
इसको हम्म एलर्जी वगैरह करता है, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे। एलिफेंट ग्रास क्या होता है? जो खाते हैं एनिमल, फोडर ग्रास जिसको हम बोलते हैं, फोडर ग्रास। ठीक है, ये भी नहीं होगा। लेमन ग्रास क्यों होता है? इसका एक कोई नाम भी होता है ना, इसमें कुछ हमने पढ़ा है आप लोगों ने, सिट्रोनेला करके कुछ पढ़ा है ऐसा, सिट्रोनेला। ठीक है, तो ये इसका नाम लेमन ग्रास का ही है, ठीक है, इसमें नाम, जो कि नेचुरली एक रिपेलेंट होता है ये। नट ग्रास क्या होता है? नट ग्रास एक कॉमन वीड होती है खाली। ठीक है, तो इसका आंसर लेमन ग्रास है, क्योंकि कुछ चीज ऐसी होती है जो आप लोग पढ़ते ही आंसर लगा सकते हो उन क्वेश्चंस का। कंसिडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कोपोड्स, साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स, फिर ये फोरा फोरामिनिफेरा। ठीक है, तो अब चलो ये बताओ मेरे को, एक एक करके बताओ क्या है इसका। आप लोगों ने सबने पढ़ रखा है, प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द फूड चेन इन ऑफ ओशियंस। ओशियंस की बात कर रहा है, फूड चेन इन ओशियंस, जो सर खुद अपना खाना बनाते हैं भाई, फोटोसिंथेसिस और इनका रेफरेंस लेके ना, उनका बताना है। बी ऑप्शन है सर। नहीं, ऑप्शन तो बी है, सबने पीवाई क्यू कर रखा है, लेकिन है क्यों मेरे को बताओ। सर सर क्योंकि कॉपी पोर्ट तो प्राइमरी कंज्यूमर है। हाँ, कॉपी पोट जो होते हैं हमारे, ये वो करते हैं हमारे, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं हमारे। ठीक है, जू जेरो। प्लैंकटन। ठीक है, एनिमल्स लाइक दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं कॉकपोड्स। ठीक है, फिर साइनोबैक्टीरिया क्या होता है हमारे यहाँ पर? ब्लू ग्रीन ब्लू एल्गी ग्रीन सर। एल्गी है सर। ठीक है, फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया, सनलाइट से अपना खाना बनाते हैं भाई। ठीक है, तो सेकंड मेरा ठीक होगा यहाँ पर। इसके बाद थर्ड देखो, डायटम्स क्या होता है? फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी है सर ये। ये भी एक तरह की एल्गी है, और फोटोसिंथेसिस से ही अपना वो करती है। तो सेकंड एंड थर्ड मेरे ठीक होंगे। यहाँ पर देखोगे तो ऑप्शन आ गया। आपको लास्ट का नहीं पता है, ये फोरामिना फोरामिनिफेरा नहीं पता है, तो फिर भी आप स्किप कर सकते हो उसको। ये एक तरह का प्रोटोजोआ है, जो कि अपने दूसरे ऑर्गेनिज्म को ही कंज्यूम करता है, भी खाता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो ये भी हमारा यहाँ पर गलत रहेगा। कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स। अब बताओ, इसमें कोई मेरे को इस क्वेश्चन को बता सकता है? क्योंकि बहुत ही हमने एक दो बार पहले भी ऐसे क्वेश्चन रिपीट किए हैं। कोई भी एक बच्चा बताओ मुझे इसे सर एक्सप्लेन। सर मतलब मैं बताता हूँ एक बार। हाँ बताओ। सर एक तो सर हेडजॉग पॉक्यूपाइन जैसा होता है, और मतलब सुना हुआ था, तो हेडजॉग एक हो जाएगा, जो पहला ऑप्शन है। आप लोगों ने वो डिस्कवरी देखे होंगे, या फिर कुछ ऐसे देखे होंगे जहां पर वो उनकी उसकी बॉडी पे क्या होते हैं, वो शार्प, कांटे, कांटे जैसा स्केल्स। होता है। हाँ, शार्प स्पाइन्स होते हैं ना, कांटेदार यस कुछ सर। होता है। हम्म। तो सर और इसमें सर एजोग में वही होता है, एजोग में वही होता है अपना। ठीक है, बॉडी पर उसके कांटेदार होता है, तो एकदम से वो क्या होता है, रोल अप हो जाता है, वहां पर गोल गोल हो जाता है पूरा, बॉल टाइप का बन जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मेरा ठीक होगा। फिर ये मार्मोट क्या होता है? सर मार्मोट ऑटर जैसा होता है, मतलब उसकी स्किन नॉर्मली फर जैसी होती है, तो वो रोल नहीं करता है। स्क्विरल, स्क्विरल जैसा बोल सकते हैं हम उसको, गिलहरी जैसा। यस सर। ठीक है, तो वो नहीं करता है जनरली। ठीक है, तो सेकंड कट गया। फिर ये पेंगोलिन क्या होता है? सर इसकी बॉडी पे स्केल जैसे होते हैं, हार्ड शेल होता है एक। हार्ट सेल्स, हार्ट सेल्स, हाँ। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर ठीक होगा, तो 1 and 3 आंसर बनेगा इसका। ठीक है, चलो भैया अब बताएंगे। विद रेफरेंस टू द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑफ द फॉरेस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सबसे पहले एक चीज इसमें पकड़ेंगे हम लोग, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट वॉज फर्स्ट endorsed एट द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट इन 2014। ठीक है, it endorses a global timeline to end the loss of forest। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। इट इज लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन। मैंने हमेशा बताया बाइंडिंग आएगा तो फोकस करना है भाई। ठीक है, इसके बाद में इट इज एंडोर्स्ड बाय गवर्नमेंट्स, बाय बिग कंपनीज एंड इंडिजिनियस कम्युनिटीज। वैसे तो अगर आप आप देखोगे तो थर्ड ऑप्शन को ही, तो आपके दो ऑप्शन बचेंगे, एक ये और एक ये वाला। ठीक है, लेकिन फिर भी पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। इंडिया वाज वन ऑफ द सिग्नेटरीज एट इट्स इंसेप्शन। तो इंडिया ने तो ऐसा कोई, मुझे लगता है कोई साइन नहीं कर रखा है। और वैसे जनरली देखो, वन ऑफ द मैंने बताया कि 70% आएगा तो ऐसा स्टेटमेंट ठीक होता है, लेकिन यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि आप क्वेश्चन को देखोगे तो इंडिया वाज द वन ऑफ द सिग्नेटरीज एट इट्स इंसेप्शन। तो ऐसा कभी सिग्नेचर हुआ ही नहीं इंडिया का तो कुछ। ठीक है, और यहाँ पर
ये स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग हो गया, फिफ्थ वाला। अब मैं देखता हूँ थर्ड वाला, इट इज लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन। मेरे को नहीं पता ये स्टेटमेंट, लेकिन मेरे को इन दो पे फोकस कर सकता हूँ। लीगली बाइंडिंग, भाई लीगली बाइंडिंग मतलब मेरा तो हमेशा जब भी कुछ हुआ है यहाँ पर इस तरह का कुछ इंटरनेशनल डिक्लेरेशन हुआ है, तो वहां पर वॉलेंट्री और नॉन बाइंडिंग, मतलब वॉलेंट्री डिक्लेरेशन होता है, या नॉन बाइंडिंग उसको बोल सकते हैं हम लोग। भाई ग्लोबल इनिशिएटिव जब भी कुछ होते हैं किस लिए, टू रिड्यूस डिफोरेस्टेशन, तो वहां पर अगर उसको करने के लिए हम लोगों ने कोई बाइंडिंग वाइंडिंग नहीं होता है, मैंने आपको एक लिस्ट भी दिया है स्टार्टिंग में। ठीक है, ये वॉलेंट्री होता है, नॉन बाइंडिंग होता है, हमेशा ये ध्यान रखना। तो अगर मेरे को ये दो ऑप्शन भी बताए, थर्ड और फिफ्थ भी, तो थर्ड और फिफ्थ जिसमें है हम उसको भी अवॉइड कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इन तीनों में थर्ड और फिफ्थ आ रखे हैं, तो एक ही बचेगा ये आंसर, अगर किसी को नहीं पता है। बाकी एक और मैं आपको एक बता देता हूँ यहाँ पर, बाई का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, इस पे भी आप फोकस कर सकते हो करेक्ट इन्फॉर्मेशन को चूज करने के लिए। बाई ऑलमोस्ट करेक्ट पे ही जाता है, लेकिन ये बहुत माइक्रो हो गया, इसलिए इसको नहीं बताऊंगा आगे भी। अभी लोग ध्यान रखना है बाई पे भी, क्योंकि अभी दो से तीन गए हैं पहले ऐसे, मैंने बताया नहीं है वहां पर, लेकिन बाई पे भी आप फोकस कर सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो भाई ये क्वेश्चन एक, कोई बताएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है भी, मैग्नेटाइट पार्टिकल्स का। Suspected to cause neurodegenerative problems are generated as environmental pollutants from which of the following। ठीक है, मतलब भाई जो भी पॉल्यूशन या ब्रेन का कुछ बता रहा है यहाँ पर उसके बताओ। तो ब्रेक ऑफ मोटर व्हीकल्स, भाई बताओ, ब्रेक जब कभी लगाते हैं तो कुछ ना कुछ तो मेटेलिक पार्टिकल्स वहां पर टच होते होंगे, कुछ तो निकलता ही होगा ना वहां पर, आयरन पार्टिकल्स वगैरह कुछ तो निकलते ही होंगे जब ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी के। हाँ सर। यस यस सर। सर। ठीक है ना। इसके बाद इंजन ऑफ मोटर व्हीकल्स, भाई अगर कोई भी इंजन चल रहा है और उसमें फ्यूल कंबशन हो रहा है और इंजन का व्हील हो रहा है, तो कुछ ना कुछ फाइन पार्टिकल्स तो वहां पर भी रिलीज होंगे। यस सर। यस सर। ठीक है, और माइक्रोवेव स्टॉप्स विद इन होम्स, भाई घर में जो माइक्रोवेव होता है उसमें कोई पार्टिकल्स ऐसे निकलते हैं, नहीं सर, रेज होती है नहीं बस, माइक्रोवेव सर। होती हैं। नहीं। नहीं रेडिएशन सर, होती है ना, तो रे रेज होती है, निकलते रेडिएशन होती है हैं। हमारी, पार्टिकल्स थोड़ी ना होते हैं। तो थर्ड मेरा वैसे ही गलत हो गया। अब थर्ड देख लो किस किस में है, आंसर निकल गया डी, बी सॉरी। पावर प्लांट्स में भी जनरली क्या होगा, भाई कोल कुछ जलेगा, कुछ भी जलेगा वहां पर, कोल बर्निंग होगा, ऐश वगैरह निकलेंगे, मेटेलिक पार्टिकल्स निकलेंगे, तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना। टेलीफोनिक लाइंस का तो फालतू में दे रखा है, अगर आप इसको भी देखते टेलीफोनिक लाइंस का तो भी कट हो सकता था पूरा, क्योंकि टेलीफोनिक लाइंस में क्या निकलेगा, उसमें तार ही तो होता है, उसके अंदर क्या निकलेगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर बी रहेगा हमारा। ठीक है, अब बताइए भाई ये वाला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर। ये तो सबको पता होगा, फिल्टर फीडर क्या, भाई जो पानी को फिल्टर करके उसमें से अपना फूड निकाले, कुछ प्लैंकटन करके कुछ होता है, या फिर वो जो भी होते हैं वो फूड निकालते हैं, तो उसके लिए बोल रहा है। तो कैटफिश क्या करती है, कैटफिश करती है कुछ ऐसा, कैटफिश तो भाई कुछ मड और फूड सर्च अपना खुद से करती है। ठीक है, ये पानी को ऐसा फिल्टर विल्टर तो नहीं करती है कुछ भी। कैटफिश नहीं होगा। हाँ हाँ, इसके बाद ऑक्टोपस, ये तो भाई क्या करता है ऑक्टोपस, अपना प्रेडेटर होता है अपना, दूसरों को हम्म। मार के खाता है, हंट करके खाता है चीजों को, एक्टिव फील्डर है, तो ये भी नहीं होगा। ओस्टर है, अब इसका बताओ ओस्टर क्या होता है। सर ये जो एक्सेस नाइट्रोजन होता है उसको वाटर से रिमूव करता है। हैं, ऑयस्टर शेल जैसा होता है, शेल के अंदर एक लिविंग शेल शेल ऑर्गेनिज्म विल, होता है। हाँ, शेल जैसा हम्म। होता है। और जो आपने देखा होगा यार, वो मोती से निकलते हैं जिसके अंदर से इसको बीच में हम्म। तोड़ के मोती टाइप का निकालते हैं वो लोग, वैसा होता है वो। ठीक है, तो ये क्या करता है यहाँ पर, ये पूरा वाटर से पास करता है और उसमें से प्लैंकटन लाइक स्मॉल पार्टिकल्स, मतलब कुछ कुछ से फिल्टर करके कुछ कुछ उसमें लेता है वहां पर, तो ये हमारा होगा। ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा पेलिकन, तो ये क्या होता है, वो सरस टाइप की जो होती है, जो चिड़िया। मछली बर्ड वगैरह होती है पकड़ती है पेलिकन। है ना। हम्म। स्कूप फीडिंग बोलते हैं उसको हम लोग, पूछ ले ऐसा कभी, स्कूप फीडिंग बोलते हैं भाई उसको। ये सीड भी है सर पेलिकन ठीक में। है, ऑस्टर इसका आंसर होगा। इन केस विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल साइकिल्स, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आंसर सीधा निकल जाएगा। In case of which of the following biochemical cycles, the weathering of rocks is the main source of release of nutrient to enter the cycle। weathering of rocks, rocks की बात कर रहा है, weathering of rocks, बाकी सब भूल जाओ भले ही। भाई जो कार्बन साइकिल होती है हमारी,
वो कहाँ पर क्या करती है भाई? ओशियन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, उनमें क्या एटमॉस्फेयर में होती है ना ये तो? हम्म। यस सर। रॉक्स में तो नहीं होगी, एटमॉस्फेयर में होती है तो। हाँ ठीक है। जी सर। नाइट्रोजन भी कहाँ पर होगी? एटमोसफेयर। ये भी एटमॉस्फेयर में होगी, N2 अपना। ठीक है। भाई फॉस्फोरस कहाँ पर होगा? अब इसको सर देखते हैं। रॉक्स। और सल्फर। भाई सल्फर तो बहुत ज्यादा हम लोगों को पता है कि सल्फर तो क्या होता है। ये तो एटमॉस्फेयर और मतलब वोल्केनिक और उनके सबसे निकलती है, ये तो डेंजरस भी होती है ना, ये तो सल्फ्यूरिक तो हमारी जो निकलते हैं SO2 जो हम निकालते हैं। हम्म। यस तो सर। रोग से एक ही बची यहाँ पर, फॉस्फोरस साइकिल। वो आंसर में आएगा, सी आंसर है इसका। ठीक है। सल्फर साइकिल तो दोनों में होती है ना सर, मतलब रॉक्स में भी और एटमोसफेयर। हाँ, ठीक। रॉक्स में लेकिन इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करती, थोड़ा ही करती है रॉक्स में, क्योंकि हाँ वो जी। वो प्रोसेस के थ्रू होता है ना। एटमॉस्फेयर होता है, वल्कनिक होता है, फिर उससे डीके जो निकलता है उसके रेफरेंस से फिर वो जो बनता है उसके अंदर होती है वो। डायरेक्ट नहीं होती है, लेकिन फॉस्फोरस हाँ। में वो वेदरिंग वाले में डायरेक्ट होता है, वहां पर वेदरिंग ऑफ रॉक्स में। ओके सर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रीवर्स? बताओ भाई इसका, अब ये क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो इसका पता होना चाहिए। तो जो डेड और डीकिंग मैटर पे डेड। फीड करते हैं। हाँ, जो डेड लीव्स और डिकिंग प्लांट्स वगैरह, ऑर्गेनिक वेस्ट ये सब हाँ खाता है, वो होता है। तो क्या अर्थवर्म खाते हैं? हाँ सर। यस सर। खाते हैं यस भाई, यस बिल्कुल। सर। क्या जेलीफिश जेलीफिश खाती है भाई? नो नहीं सर। सर। नो नहीं सर। खाती भाई। देखो भाई, सेकंड किस में है? सी आंसर आ गया। ठीक है। आपको ये पता है नहीं पता है उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने दो सही आंसर निकाल दिया, ऐसे भी क्वेश्चन देता है यूपीएससी। लेकिन आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। अब मुझे नहीं पता यहाँ पर ये मिलीपेड्स क्या होते हैं, किसी को पता है इसका? सर ये कीड़े जैसे होते हैं, मतलब जिसके बहुत सारे पैर होते हैं, छोटा सा कीड़ा होता है। हम्म। कान खजूरा। कन कान खजूरा खजूरा जैसा, टाइप हाँ। में। ठीक है। और लेकिन वुड लाइस तो सर वो तो लीव्स। नहीं खाता, वो तो क्या खाता है? वो तो चीटी वीटी खाता होगा। सर मतलब कन, ये मिलीपीड्स भी डेट्रीवोर में काउंट होता है। ओके ओके। देन सी ऑर्सिस क्या होता है? सी ऑर्सिस ये तो एक तरह की फिश होती है, आई थिंक स्मॉल फिश सर होती है। हॉर्स जैसे ही होता है, बट मतलब छोटा सा ही होता है, बट ये डेड और डीकिंग मैटर पे फीड नहीं करता है। ओके ओके और वुड लाइस तो सर वाइट सा होता है, मतलब अर्थवर्म जैसे, बट छोटा सा होता है। ओके। ठीक है। चलो भाई, ये दो क्वेश्चन और देखते हैं। द कॉमन कार्बन मेट्रिक सपोज बाई एनईपी सपोर्टेड बाई एनईपी हैज बीन डेवलप्ड बाई। कॉमन कार्बन मेट्रिक क्या समझते हैं इससे? सर एक कॉमन मेजरिंग स्केल बनाई है कुछ। कार्बन ठीक है। ट्रेडिंग टूल। क्रेडिट अब मैं सीट। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं देख रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन में देख रहा हूं, इसमें एक्सेसिंग द ओवरऑल, एक्सेसिंग द कार्बन दिया है। इन दो स्टेटमेंट को बाद में देखेंगे, पहले ये वही दो स्टेटमेंट देखते हैं, इसी में आंसर निकालते हैं कुछ। अब चलो पहले पढ़ते हैं इसको। एक्सेसिंग द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट caused by the use of fossil fuels by the world in a unit time। लग रहा है कुछ कनेक्शन बैठ रहा है इसका कोई? कि भाई कुछ भी ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट्स हैं caused by use of fossil fuels by the world, पूरा वर्ल्ड भाई इसको यूज कर रहा है इन अ यूनिट टाइम। क्या ऐसा हो सकता है? ये तो कुछ अनरियलिस्टिक कर रहा है कुछ बात। यस और सर। एक्सट्रीम। काफी ब्रॉड बात कर दी इसने तो। सर मुझे और लगता है स्टेटमेंट ठीक होगा। सर एक और चीज़ देख सकते हैं कि इसने पूरे वर्ल्ड को एज अ यूनिट मान लिया है। हाँ तो वही ना, तो तो सर वो तो कॉमन मतलब। मेट्रिक का कोई मतलब ही नहीं है ना। कॉमन मेट्रिक हाँ, तब आएगी जब आप भी मेजर कर रहे हो और मैं भी मेजर कर रहा हूँ, बट ये वही तो पूरे वही तो, वर्ल्ड को क्योंकि एक जैसा। ब्रॉड वे में चला गया ना इसको लेके, बहुत ब्रॉड वे में लेके चला गया इसको ये। तो इस स्टेटमेंट को तो मैं अवॉइड कर रहा हूँ भाई। मैं बता रहा हूँ आंसर इसका यही होना है। चलो अब सारे ही पढ़ते हैं। enabling governments to access the overall carbon footprints caused by their countries। ये देखो, अब फिर से इसमें ओवरऑल कार्बन की बात कर रहा है ये। enabling governments to access the overall carbon footprints caused by their countries। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं सर। ठीक है। enabling commercial farming entities around the world to enter carbon emission trading। नहीं सर, स्पेसिफिक हो गया। फिर ट्रेडिंग की एग्रीकल्चर तो और ट्रेडिंग स्पेसिफिक हो गया ना कुछ। है ही नहीं तो सर। एक ही बचा यहाँ पर। बेसिकली जो कॉमन कार्बन मेट्रिक है ना हमारा, वो बिल्डिंग्स के जो कार्बन के एमिशंस को मेजर करने का टूल होता है हमारा। जो भी बिल्डिंग ऑपरेशंस हो गए, एनर्जी यूज करता है, कार्बन फुटप्रिंट्स होते हैं, उनको मेजर करने का एक टूल है, एक कॉमन कार्बन मेट्रिक करके। ठीक है। तो उसके रेफरेंस से ये पॉइंट मेरा ठीक होगा यहाँ पर, क्योंकि इसने फुटप्रिंट ऑफ द बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड की बात कर रखा है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पीसीज दैट हैज एस्टेब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? अभी आपने मेरे को एक क्वेश्चन पहले बताया था, उसमें आप लोगों ने मेंशन किया था विद अदर ऑर्गेनिजम्स। बताइए भाई अब इसका, स्नेड्रियंस और ये फंगाई और ये प्रोटोजोआ, इनमें से बताओ क्या होता है ये। सबसे पहले इसका बताओ, स्नेड्रियंस का। एल्गी ऐसे हाँ एल्गी है शायद स्नेगेरियंस। हाँ, एल्गी तो है, लेकिन किसके साथ में? क्योंकि उसने बोला ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो किसके साथ में? यस तन्वी, कोरल के साथ में। तो यहाँ पर कोरल्स प्लस एल्गी, ठीक है। तो एल्गी अपना फूड बनाती है खुद, और कोरल उसको क्या करेगा, यहाँ पर शेल्टर देगा। एल्गी फूड बनाएगी और कोरल उसको शेल्टर देगा, तभी वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जिसके रेफरेंस से पॉइंट ठीक होगा। देन मंगाई, बताओ इसका, बताओ भाई। लाइक क्या बताया आपने? सर वो लाइकेन कह रहे थे। हाँ, इजकल टू फंगस प्लस में फिर इसका क्या है, एल्गी, इसका भी, एल्गी। ठीक है। और ये क्या प्रोटोजोआ क्या होगा इसमें? आपने उस टर्माइट्स का सुना है? टर्माइट्स के जो अंदर होता है मतलब गट में प्रोटोजोआ रहता है कुछ ऐसा करके, उस टाइप का हाँ। पॉइंट रहता है इसमें प्रोटोजोआ के अंदर। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पर ठीक होंगे आपके इस रेफरेंस से। इनका एक बार पूरा रिलेशनशिप देख लेना आप लोग, शायद इसमें दे रखा है, तो एक बार पूरा रिलेशनशिप देख लोगे तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, समझ में आया कुछ आप लोगों को अभी? हाँ जी सर। सर। यस सर। कल इसको कंप्लीट करेंगे पूरे पेपर को, और लास्ट में मैं आपको लोगों को बताऊंगा कि कितने ट्रिक इसमें लग रहे थे, कैसे लग रहे थे, वो सब फिर मैं आप लोगों को कल एक बार पूरा बताऊंगा। सर एक डाउट था, आपने अभी बोला ना जैसे बाय जहाँ यूज होगा वहाँ मोस्टली करेक्ट होंगे, बट आफ्टर मोस्टली मोस्टली करेक्ट होगा, लेकिन आपको पहले बायो को सबसे लास्ट में देखना है, बायो को, ठीक ठीक है है। सर। आपने एक फाइल शेयर करी थी मेरे साथ, उसमें लिखा था बाय मोस्टली इनकरेक्ट होते हैं। नहीं, शायद मैंने उसमें बाय का तो पॉजिटिव में ही दिया होगा शायद। सर जैसे बाय। आपने वो बुक दे रखी है उसके अंदर, हाँ 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 हाँ, वही वही वही। आई थिंक वो तो अंडर बाय और ये सब दे रखे होंगे, तो शायद उसमें करेक्ट का दिया होगा ऑप्शन, मैंने शायद एक बार चेक कर सर लो। उसमें था जैसे लिखा होता है ना, जैसे बाय इंस्टीट्यूशन या बाय दिस, तो वो गलत होता है मोस्टली, ऐसे लिखा था उसमें। ओके, एक बार देख एक लूंगा। बार मैं भी क्रॉस चेक कर लूंगा, मैं हाँ, आपको एक बार बता देख टेक्स्ट कर लेना। दूंगा। ठीक है, कल इस पूरे पेपर को कंप्लीट करेंगे, सुबह सुबह थोड़ा स्पीड इंक्रीज करके बैठेंगे, और विद इन 2 आवर्स में इसको कल कंप्लीट करेंगे पूरे पेपर को, ठीक है। आप पेपर वाइज ही करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा ट्रिक व्रिक और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। पहले 5 साल का करते हैं, फर्स्ट 21 से 25 तक का, उसके बाद 15 तक का करेंगे इसको, ओके ठीक है। सर। और कैमरा इसलिए ऑफ किया क्योंकि अभी मेरी ये वीडियो अगर मैं अपने उस पर डालूंगा तो वहां पर फोटो नहीं दिखाना, आज ही पॉलिसी साइन की है। ठीक है। ओके सर। हाँ, ओके सर। ठीक है, ठीक है। थैंक यू चलो सर। ठीक है, कल थैंक मिलते यू हैं मॉर्निंग सर। में 6 AM पे स्टार्ट करेंगे कल सर, सेशन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ हाँ, सर, जो इससे पहले वाले जो सेशंस हुए थे सर, वो शायद मैंने मिस कर दिए, तो अगर उनकी रिकॉर्डिंग्स मुझे एक्सेस हो जाती तो। वो भी वही मिलेगा। वो अभी 2 सेशन डले नहीं है, क्योंकि एडिटिंग करवा के डालना है उन सेशंस को, तो वो दोनों सेशन भी डल जाएंगे। वो उसी चैनल पे मिल जाएगा आपको, सर, यूट्यूब वाले कौन पे। से चैनल में? यूट्यूब पे मिल जाएगा, एक मेंटर सुमित सर करके आ रखा हुआ चैनल, उस पे होगा। अच्छा सर, मेरे पास नहीं होगा सर, आप लिंक भेज दीजिएगा या नाम बता दीजिए, मैं मेंटर सर्च कर लूंगी। मेंटोर सुमित सर करके है चैनल। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ओके ओके, ठीक है भाई, कल मिलते हैं मॉर्निंग में, थैंक यू सर। सुबह सर छह कल बजे 6 बजे रहेगा। सुबह 6 बजे कल डन पक्का रहेगा। ठीक है सर, ओके। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सो मच। थैंक ओके। यू सर।